सीरीज की स्टार्टिंग में हमें बहुत से रिपोर्टर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। उस हंटर का नाम होता है जुनू किम, जो कि वर्ल्ड का ट्रिपल एस रैंक का सबसे पहला हंटर होता है। वह उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जैसे कि आपको इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से ऑफर मिला है या नहीं, आपका अगला डंजन रेड कैसे होने वाली है, जैसे कि हंटर किम आपकी शादी हो गई है क्या, आपके कितने बच्चे हैं, आप अभी इस तरह के बहुत से सवाल वे पूछ रहे होते हैं। बाद में हमें कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि डंजन पोर्टल्स के सामने खड़े होकर डंजन के अंदर जाने ही वाले होते हैं। इसके साथ ही बाद में हमें हंटर किम के चेहरे का सीन दिखाया जाता है। वह मन ही मन में सोचता है ये सारे कहीं पर भी आ जाते हैं, मैं इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। इस चीज़ के बारे में मैं मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी ये डंजन के सामने आकर इकट्ठा हो गए हैं। इन्हें पता है कि इन्हें मैं वापस जवाब नहीं दे सकता। वह मीडिया से कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पहले मेरे कॉन्क्वेस्ट पर फोकस करने दीजिए, उसके बाद में मैं कुछ चीज़ के बारे में सोचकर फिर आपको बताऊंगा। वह मन ही मन सोचता है ये भी अपना ही काम कर रहे हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें कुछ सरप्राइज, कुछ स्पेशल देना होगा आज के लिए। वह वापस मुड़कर डंजन में जाने से पहले उनको चिल्लाकर कहता है जोर से, एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी सिटीजन्स की सेफ्टी होगी और सभी बाद में आएंगे, और मैं मेरी बात से कभी नहीं मुकरूंगा, बस यही है। और वह वापस मुड़कर डंजन की ओर जाने लगता है। वह रिपोर्टर्स यह सब सुनकर अपने आप में ही कुछ बोलने लगते हैं। इतने में ही भीड़ में से एक लड़का हंटर किम नाम चिल्लाकर कहता है, हंटर किम, आप जो क्लीनिंग टीम के साथ असॉल्ट इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वह सही था या फिर गलत? हंटर किम इसको देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस लड़के का चेहरा देखने को मिलता है। वह एक ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर किम होता है वह किसी को बुरी तरह मार रहा होता है। जिस व्यक्ति को हंटर किम पीट रहा होता है वह क्लीनिंग टीम का कैप्टन होता है। वह पीछे मुड़कर हैरानी से देखकर कहता है, क्या तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? वह लड़का बड़ी कुटिल मुस्कान लेकर एमसी से कहता है, हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हो कि वह कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुन रखा है इसके बारे में, और जिस आदमी को तुमने पीटा था उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ। हाँ, वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट ट्रिपल एस रैंक का खिताब मिलने के बाद तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें यह खबरों में क्यों नहीं बताया? जब तुम किसी ओल्ड मैन को मारने के बाद, इस चीज की तो खबर फैल जानी चाहिए थी पूरी दुनिया में। यह चीज सुनकर सभी रिपोर्टर्स फुसफुसाने लगते हैं, वो देखो क्या हुआ, हंटर किम ने किसी के साथ असोल्ट किया है। यह अभी कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड का टॉप क्लास हंटर जो सिविलियंस के बारे में इतना सोचता है वह किसी को हर्ट भी कर सकता है? हंटर किम उसकी तरफ हैरानी नजरों से देखता है और वह जाते जाते कहता है, यह सब रूमर्स हैं, यह सब मेरी छवि का खराब करने के लिए फैलाई गई किसी की प्लानिंग है। वह लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ, प्लानिंग है? किसी को पीट देता है और फिर कहते हो कि यह सब प्लानिंग है? मुझे पता है तुम जैसे वर्ल्ड क्लास हंटर्स का। ठीक है, जाओ जुन किम, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। यह सब सुनने के बाद एमसी बहुत ही गुस्से में डंजन के अंदर की तरफ जाने लगता है और वह जाते जाते सोचता है, यह सब चीज़ तो कॉन्फिडेंशियल थी ना, लेकिन यह इसे कैसे पता चल रहा है? नेक्स्ट सीन हमें कोरियन एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि हम अब से एसोसिएशन कहेंगे, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी आम नागरिकों को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत पहले डंजन ब्रेक होने शुरू हो गए थे और उनके अंदर से डेडली मॉन्स्टर बाहर की तरफ आने लगे थे। हमें सीन में बहुत ही खतरनाक जानवर को भी दिखाया जाता है। एसोसिएशन सभी उन व्यक्तियों को इकट्ठा कर लेती है जिनके पास सुपरनेचुरल एबिलिटी होती है और उन्हें 4 टीम में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसमें से कि पहली होती है ऑपरेशन टीम, जिसके नीचे की जो भी कॉन्क्वेस्ट होते हैं जिसे हम आज से डंजन कहेंगे, वो असाइन किए जाते हैं। वे सभी के सभी उस टीम में हंटर्स होते हैं। हंटर्स डंजन के अंदर जाते हैं और जो भी मॉन्स्टर दिखते हैं उन्हें मार देते हैं। और ऑपरेशनल टीम में से भी सब में जो टॉप पर है वो है टीम 1, जो कि हमारे एमसी की होती है, और जो जुनू किम होता है वही हमारा एमसी है, इसीलिए मैं अब से एमसी कहूँगा। टीम 1 की हमें उपलब्धियाँ दिखाई जाती हैं, जैसे कि हर एक डंजन में वह बहुत ही
आसानी से कॉन्कर कर लेते हैं। इस टीम का सभी जो मेंबर्स होते हैं वह बहुत ही बढ़िया हंटर्स होते हैं जो कि वर्ल्ड में टॉप पर हैं। लेकिन अभी कुछ रूमर्स के कारण जो इन टीम 1 का टीम लीडर जो कि हमारा एमसी है, उसके बहुत से रूमर्स बाहर आने लगते हैं। यह सब चीज़ पढ़कर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो सारा कुत्ता, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। एमसी से उसके साथ वाली जो लड़की बैठी हुई होती है वह कहती है, तुम इतना गुस्से में क्यों बैठे हो? आज का कॉन्क्वेस्ट तो अच्छी तरह से, मतलब आज का डंजन जो था उसकी तो रेड अच्छी तरह से फिनिश हो गई थी। एमसी गुस्से में कहता, मैंने तेरे को कही थी ना कि यह इंसिडेंट लीक नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बाहर कैसे आ गया? वह लड़की कहती है, मैंने तो अच्छी तरह से देख लिया था कि इसका कोई भी एविडेंस नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता यह कैसे लीक हो गया। एमसी कहता है, अगर सभी चीज़ ऐसे ही अच्छी तरह से हो गई थी तो फिर यह रूमर्स कैसे फैलने लगी? वह लड़की बताती है, जिस लड़के ने तुमसे क्वेश्चन किया था वह उसी हंटर का बेटा है जिसे तुम असोल्ट कर रहे थे, जो कि क्लीनिंग टीम का कैप्टन है। एमसी यह सब सुनकर अपने सर पकड़ लेता है। वह कहता है, डैम इट, यह क्या हो गया यार? वह लड़की एमसी को बताती है, यह यहीं पर नहीं रुका, लेकिन अब तुम्हारे जो पिछले जो कारनामे हैं वह भी बाहर आने लग रहे हैं। वह एमसी को छुट्टी लेने के लिए सजेस्ट करती है और वह कहती है, तुम कहीं बाहर जाकर वैकेशंस पर थोड़ा आराम करो, बाकी मैं खुद संभाल लूँगी। एमसी गुस्से में रहता है, मैं उसे मार डालूंगा इस कुत्ते को, तुम बस सिर्फ जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। फिर बाद में कुछ एसोसिएशन से रिलेटेड उनकी कुछ बातचीत होती है, जैसे कि जो उनका जो एमसी का जो लीडर होता है वह क्या एसोसिएशन में ज्वाइन होने वाला है। एमसी कहता है, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह आज जिस पोजीशन पर है वह सब मेरे कारण ही है। अगर वह ऐसे छोड़कर चला गया तो उसका कुछ नहीं होगा। इस सब से जो एमसी की इतनी बढ़िया छवि बनी थी वह भी रुइन होने लगती है। वह लड़की एमसी से पूछती है, अरे छोड़ो उस चीज़ को, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने उस लड़के को क्यों पीटा था? एमसी कहता है, मैंने उसे नहीं, उसने पहले मेरी कॉलर पकड़ी थी, मैंने उसको सिर्फ थोड़ा धक्का ही दिया था, इतने में वह पीछे जाकर दीवार में लग गया। इसमें मेरी क्या गलती है कि उसे खून आने लगे? हमें दूर से सिनेमैटिक शॉट दिखाया जाता है जिसमें कि जो एमसी की गाड़ी होती है वो आगे होती है और उसके पीछे बहुत से ट्रक फॉलो कर रहे होते हैं। फिर एमसी के सीन में दिखाया जाता है और एमसी कहता है, जल्दी से उस बास्टर्ड को मेरे सामने लेकर आओ, मैं खुद ही उसे के साथ सेटलमेंट कर लूँगा। इतने में अचानक एमसी के कार के सामने एक ट्रक बहुत ही तेज की स्पीड से आता हुआ दिखाया जाता है। एमसी यह देखकर पूरा हैरान हो जाता है कि वह ट्रक सीधा उनकी कार की तरफ ही आ रहा होता है। एमसी चिल्लाकर कहता है, ए आगे देखो, यह क्या कर रही हो तुम, आगे देखकर गाड़ी चलाओ। जब ट्रक उनकी गाड़ी से टकराने वाला होता है, इतने में एमसी अपनी टाइम कंट्रोल की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। इसके कारण जो एमसी की गाड़ी और उस ट्रक की टक्कर होने से बाल बाल बच जाती है। एमसी सोचता है, ओ बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरा यहीं पर काम तमाम हो जाता। लेकिन यह सब से देखकर उसके साथ जो लड़की होती है जो कि गाड़ी चला रही होती है वह बहुत ज्यादा सदमा लग जाता है उसे। वह अपनी गाड़ी रोक लेती है। एमसी गाड़ी रुकते ही बाहर की तरफ आकर कहता है, ये सारे कुत्ते आज पहले ही मेरा दिमाग खराब है और आज ऊपर से यह भी मेरे पूरा दिन खराब करने के लिए आ गई। एमसी बाहर निकलकर पुल पर चलता ही है, इतने में जमीन से आकर कुछ टेंटिकल जैसी चीजें उसको हाथ पैरों में लग जाती हैं। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सारी जो चैन होती हैं ये एबिलिटी को कंट्रोल करने वाली चीज होती हैं। इसके कारण कोई भी व्यक्ति एबिलिटी अपनी यूज नहीं कर पाएगा। एमसी के चारों तरफ चैन लिपटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पीछे से जो ट्रक आ रहे होते हैं और भी वह बहुत ही तेजी से आकर एमसी के पीछे ठुक जाते हैं और एमसी को इतने जोर से लगती है कि उसके मुंह, आँख, कान सारी जगह से खून निकलने लग जाते हैं। फिर बाद में हमें दूसरी तरफ से सीन दिखाया जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि एमसी के पीछे से नहीं, आगे से भी एक ट्रक आ रहा होता है और वह दोनों क्लैश कर एमसी को बीच में पिचका देते हैं। दूर से देखने में तो ऐसे लग रहा होता है कि दोनों ट्रक के टकराने के कारण एमसी का कचूमर बन गया होगा और वहां पर आग भी लग जाती है, लेकिन नहीं, हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस आग के बीच में खड़ा होता है। वह कहता है, क्या ये घटिया दिन है मेरा आज के, तुम लोगों को क्या लगा था कि इतने में मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है पूरी मिलिट्री का सीन। उस सीन में सभी के सभी फायर आर्म
लेकर खड़े होते हैं और शील्ड भी लिए होते हैं। उनका जो कमांडर होता है वह उन्हें ऑर्डर देता है ओपन फायर करो इस पर। वह सभी के सभी एमसी के ऊपर ओपन फायर करने लग जाते हैं। एमसी यह सब सोच कर देख कर कहता है यह सारा का सारा प्लान्ड एम्ब्यूस है, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन सब छोटे मोटे हथियारों से थोड़ी ना मरने वाला। जो कोई भी हंटर डंजन में जाता है वह अपनी मौत को अपने हथेली में लेकर चलता है। इस छोटे मोटे हथियारों से मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। यह सब एमसी सोच रहा था, लेकिन फिर एमसी कहता है यहीं पर मेरी बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि यह छोटे मोटे फायर आर्म मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, और यह सच भी था। लेकिन फिर उनके कमांडर ने मेरे सर पर जो गन लगाई उसे देखकर, क्या यह ब्लू आयरन मजल, ये तो सुपर पावर्स को भी सप्रेस कर किसी भी आदमी को मार सकती है, और इसका नाम था टाइटन। डैम, यह क्या हो गया। एमसी बहुत ही लाचारी से उसकी तरफ देख रहा होता है। इतने में वह कमांडर उनका गोली चला देता है और एमसी के सर के आर पार गोली कर देता है। फिर हमें सिस्टम का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है क्रिटिकल डैमेज ऑन लंग्स, हार्ट, लीवर, मतलब जो मेजर ऑर्गन होते हैं उन सभी पर क्रिटिकल डैमेज पड़ा है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक आ गया है। रिवाइवल के चांस को कैलकुलेट किया जा रहा है। नहीं, रिवाइवल नहीं हो सकता, डेथ कंफर्म हो गई है, अब तुम मर गए हो। एमसी के मरते ही वह जो कमांडर होता है उसे लात मारकर पुल से नीचे गिरा देता है पानी के अंदर। पानी के अंदर जाता जाता एमसी कहता है क्या ये मैं मरने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता, अभी तो मुझे पता करना पड़ेगा मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। फिर हमें सिस्टम का सीन दिखाया जाता है। तुम्हारी मौत के कारण तुमने एक हिडन स्किल अनलॉक कर ली है जिसका कि नाम होता है कर्मा, और अब इस अचीवमेंट के साथ तुम्हें अब 10 साल पीछे भेजा जा रहा है। एमसी की डेथ कंफर्म होने के बाद हमें एक मैसेज देखने को मिलता है जिसमें कि बताया गया होता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा करियर तुम्हारे कर्मा के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। फिर हमें किसी के हाथों का सीन दिखाया जाता है जो कि बोरे में किसी भी गोब्लिन की लाश भरकर इकट्ठा कर रहा होता है। हमें फिर सिस्टम का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि नोटिफिकेशन आया होता है कि तुम्हारा करियर असाइन कर दिया गया है और तुम्हारा करियर है डंजन क्लीनर का। फिर हमें डंजन क्लीनिंग टीम की और का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वह जोरों शोरों से अपना काम कर रहे होते हैं। हे जुनुकिम, जल्दी करो और यह सब कॉर्प्स जो हैं वो कलेक्ट कर लो, बाद में हम, हे कोई तो इसे साफ कर लो, हे जल्दी करो, हमारे पास सब 45 मिनट ही हैं, हमें नेक्स्ट डंजन को भी साफ करना है इसके बाद। फिर हमें सिस्टम मैसेज को दिखाया जाता है यू हैव असाइंड टू डंजन क्लीनिंग टीम, जो कि सुपरनैचुरल एबिलिटी मैनेजमेंट के अंडर आती है। फिर हमें जो एमसी है उसका सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अरे यार यह सब तो मुझे मार ही देंगे। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एमसी को दिखाया जाता है। वह अचानक अपने बेड से खड़ा होता है और वह कहता है ओह ये कैसा भयानक सपना था, मुझे तो लगा मैं मर ही गया हूँ, मेरा पूरा शरीर भी दर्द कर रहा है, ऐसा मैं कितनी देर तक सोच गया हूँ आज। ये क्या है, ये मैं किसके घर पर हूँ, ये ऐसा सुअर जैसा घर किसका बना हुआ है, ऐसे घर में तो कोई कुत्ता भी नहीं रहता। हमें फिर उसके घर की हालत दिखाई जाती है। एमसी सोचता है क्या यह हाउस मिस ली का है, नहीं, वह तो मुझे मरने के बाद भी अपने घर पर नहीं ले जाएगी। एमसी बेड से खड़ा होकर सोचता है फिर मैं कहाँ पर हूँ। अचानक से एमसी के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उसमें लिखा होता है डेथ कंफर्म, तुम्हारी मौत हो चुकी है और तुम्हें मरने के बाद एक हिडन स्किल एक्वायर हो गई है जिसका कि नाम है कर्मा। एमसी कहता है डेथ कंफर्म, कितने पागल बना रहा है, किसको पागल बना रहा है, मैं अभी जिंदा तो हूँ, क्या ही घटिया चीज है ये। फिर अचानक एमसी अपने आप को शीशे में देखकर हैरान हो जाता है, यह चेहरा तो मेरा 10 साल पहले का है, क्या मैं सच में 10 साल पीछे आ गया हूँ। वह सिस्टम से कहता है सिस्टम ओपन द विंडो। हमें सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें कि उसके हिडन स्किल के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि यह स्किल डेथ के बाद एक्वायर की जा सकती है और इसे खुद से छोड़ा भी नहीं जा सकता।
और यह यूजर को 10 साल पहले अपने पास्ट में भेज देगी और उसका जो प्रोफेशन है वह उसके कर्मा के हिसाब से डिसाइड होगा। MC यह सब सोचकर कहता है क्या ही सुतियापा है ये सब, क्या मैं सच में मर गया हूँ एक बार। फिर हमें सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होते हुए दिखाई दे जाती है जिसमें कि लिखा गया है तुम्हारा करियर असाइन किया जा रहा है और तुम्हारा करियर है डंजन क्लीनर। MC कहता क्या क्या ही घटिया चीज है यह, मैं एक समय का इतना महान हंटर एक डंजन क्लीनर का काम करेगा। फिर हमें फिर से सिस्टम विंडो पॉपअप होते हुए दिखाई जाती है जिसमें कि लिखा हुआ होता है, मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें बताया गया है कि तुम्हारी हिडन स्किल कर्मा है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए तुम्हें 5 साल के अंदर जो हंटर एसोसिएशन है ना वर्ल्ड की, उसके अंदर ज्वाइन होना पड़ेगा और वो भी सबसे बड़ी पोस्ट पर। अगर तुम 5 साल के अंदर यह एक्वायर नहीं करते हो तो तुम यहीं पर स्टक हो जाओगे और टाइम रिमेनिंग है 4 साल 11 महीने 29 दिन 20 आवर 32 मिनट और 48 सेकंड। MC यह सब देखकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है क्या ही सुतियापा है ये, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, वह बढ़िया होता। इंटरनेशनल एसोसिएशन उसमें तो मैं पिछले जन्म में जब मैं SSS रैंक का हंटर था तब भी ज्वाइन नहीं हो सकता था और यह तो ऐसे कह रहे हैं कि मुझे इनका हेड बनना होगा, यह तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता और 5 साल टाइम लिमिट इसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो US प्रेसिडेंट पोस्ट है वो भी हंटर एसोसिएशन की पोस्ट से नीचे आती है तो इसका मतलब मुझे पूरे देश से भी बढ़कर बनना होगा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है। फिर MC इरिटेट होकर अपनी सिस्टम विंडो को ओपन होने के लिए कहता है। हमें दिखाया जाता है उसकी जितनी भी जो स्किल होती हैं जो उसने पिछली लाइफ में एक्वायर की हैं वे सभी की सभी लॉक होती हैं और इन्हें लॉक से अनलॉक करने के लिए उसे डंजन को लगातार क्लीन करना होगा। फिर हमें सिस्टम पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हें एक न्यू स्किल मिल गई है। MC यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। MC कहता है वाह इसके साथ तो मैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूँगा, लेकिन इसके सपने वहीं पर चकनाचूर हो जाते हैं क्योंकि उसकी न्यू स्किल पैसिव स्किल होती है जो कि जिसका कि नाम होता है OCD, जिसका कि इफेक्ट है उसे सब कुछ क्लीन करके रखना होगा। MC यह सब देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वह सब कुछ जो थोड़े देर पहले तक जो घर सुअर के बाड़े जैसा लग रहा था वह MC इतना साफ सुथरा कर देता है इस स्किल के साथ। फिर हमें MC को अपने बेड पर लेटे हुए दिखाया जाता है। वह सोचता है अच्छा तुम रुको पहले मुझे सारी चीज एनालाइज करने दो, मैं कैसा न कैसे करके 10 साल बैक आ गया हूँ लाइफ में और मेरी जो सारी की सारी स्किल हैं वह लॉक हो चुकी हैं और मुझे किसी ने एम्बुश करके भी मारा था, मुझे पहले उसका भी पता लगाना होगा कि किसने मेरे साथ ऐसी चीज की है। कितना इरिटेशन भरा काम है ये सब, क्या मेरे पीछे किसी ने गुंडे लगाए थे मुझे मारने के लिए, क्या यह हमारी अपोजिट गिल्ड का काम हो सकता है? नहीं, वो सब तो ऐसा काम नहीं कर सकते, या फिर जो एसोसिएशन है उसने मेरे को रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया था। इतने में MC का जो फोन होता है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है। MC फोन उठाकर कहता है हेलो कौन? वह सामने वाला व्यक्ति MC से कहता है ओ अच्छा ठीक है तुम उठ गए हो तो मैं तुम्हारा बॉस पार्क बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि तुम आज काम पर आओगे या नहीं। MC सोचता है पार्क? क्या मेरी पिछली लाइफ में कोई पार्क नाम का भी बॉस था? वह पार्क नाम का आदमी MC से कहता है अरे अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने सोचा कि मैं तुमसे फ़ोन कर कर पूछ लेता हूँ कि तुम आओगे या नहीं, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं तुम्हें पिछले डंजन की वजह से कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। MC कहता है डंजन क्या क्या मैं एक क्लीनर की जॉब करता हूँ? नहीं, पिछली लाइफ में तो मैं इस एज तक एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हंटर बन गया था, लेकिन क्या यह कर्मा ने मेरे प्रोफेशन को भी चेंज कर दिया है मेरे डेथ के बाद, ये क्या सारी चीज़ बकवास है। वह बॉस हंसते हुए MC से कहता है अरे अब की बार इस डंजन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो लास्ट वाला तो ज़्यादा ही थोड़ा मुश्किल था, मुझे भी पता है। हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है और उसके पीछे 2 आदमी भी खड़े होते हैं, उनमें से एक कहता है वो कम ऑन बॉस, वह मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा फट्टू है, वो नहीं आएगा आज, चलो ना बॉस, क्यों हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं उस बेवकूफ़ के लिए। वह सब चीज सुनकर MC का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। MC अपने दांत बीचते हुए कहता है क्या यह मजाक चल रहा है? पहले तो मेरी आगे ही जिंदगी के एल लगे हुए हैं और अब ये डंजन क्लीनिंग वाली चीज भी, और ये बॉस मेरा जो पार्क नाम का है वह तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। उन सब लोगों की बात सुनकर पार्क कहता है अरे तुम चुप हो जाओ,
उसके पास कुछ रीजन होंगे अपने, तभी वो नहीं आ रहा है। चलो कोई ना जुनू, तुम रेस्ट करो, अगर तुम नहीं आना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एमसी उसे कहता है चलो ठीक है, लेकिन जाते जाते पार्क कहता है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, और तुम मेरा नंबर को भी ऐड कर लो पापा नाम से। अरे नहीं नहीं यार, गोंते पार्क नाम से। एमसी जोर से चिल्लाता है क्या क्या, तुमने क्या नाम बताया, फिर से बताना एक बार। वह जो बॉस होता है वो कहता है अरे पापा पापा। एमसी कहता है क्या गोमती पार्क। वह एमसी से कहता है चलो ठीक है तुम रेस्ट करो, और अगर तुम अब नहीं आ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीक। इतने नेक्स्ट वीक का नाम लेने से पहले ही एमसी कहता है अरे रुको मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी आ रहा हूँ। रुको हैं क्या हुआ। एमसी कहता है अरे मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें बस का सीन दिखाया जाता है। एमसी बस में बैठा बैठा सोचता है यार मुझे तो अब शर्म आने लगी है, पिछली लाइफ में मेरे घर के सामने लग्जरी लग्जरी कार रहती थी, अगर मेरे को पहनने के लिए कोई भी कपड़ा चाहिए होता था तो मैं उसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर वो मेरे सामने आ जाता है, और आज आज के टाइम पर देखो मेरे पास कैब बुक करने के भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए मेरे को इस खटारा बस में जाना पड़ रहा है। एमसी बस में बैठा बैठा सोचता है मैं कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि यह मेरी पास्ट लाइफ है। इसका मतलब मेरे जो भी सारे रिलेशनशिप थे वह भी चेंज हो गए हैं। इसका मतलब मैंने कभी भी गोंते पार्क को असोल्ट नहीं किया था रियल में, मतलब डंजन में, और अगर फिर भी उस गोंते पार्क ने मुझे मरवाने की कोशिश की होगी तो फिर नहीं नहीं, उसके पास इतने हाई टेक हथियार के लिए पैसे नहीं आ सकते, और जो स्पेशल गन का यूज किया गया था मेरे को मारने के लिए टाइटन, वह तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास ही होती है उसकी टेक्नोलॉजी, और उसे बनाने के लिए भी एसोसिएशन जिम्मेवार होती है। वह ऐसे ही किसी को वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। लेकिन फिर भी क्या पता उसने कोई प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया हो मेरे को मरवाने के लिए। उसका जो लड़का है वह भी मुझे शक्ल से खतरनाक ही लग रहा था। कुछ भी हो, चलो अब तो मुझे वहां पर जाकर ही पता लगेगा कि क्या होगा या क्या नहीं। फिर हमें उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि गोंते पार्क एमसी को कहता है कृपया करके इसे वापस ले लीजिए सर। एमसी कहता है ओ तुम कौन। पार्क कहता है मैं गोंते पार्क, जो कि क्लीनिंग टीम है, मैं उसका लीडर हूँ। एमसी कहता है अच्छा, मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना था। गोंते गोंते पार्क एमसी से कहता है मैंने आपके सजेशन को सुना था, जो कि आप यह बता रहे थे कि डंजन क्लीनिंग टीम को भी कट कर कर और स्टाफ की कमी हो जाएगी, इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप उसने सजेशन को थोड़ा रिडायरेक्ट कर कर आप हमारे हक में भी फैसला कर सकते हैं। एमसी कहता है अच्छा तो इसके बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में। गोंते पार कहता है सर आप झूठ मत बोलिए, आप अगर एक बार एसोसिएशन को कुछ भी कह दोगे तो वह सब कुछ आंख में बंद कर कर मान लेंगे। सर प्लीज़ मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ, आप फिर से दोबारा सोचिए उसके बारे में। एमसी इरिटेट होकर कहता है मुझे पता था ये सारे सारे स्कमबैग वापस मेरे पास ही आएंगे, और इसके चेहरे से भी लग रहा है कि यह ऐसे तो नहीं जाने वाला। यह मेरे, जब तक मैं अपना फैसला नहीं बदल लूंगा तब तक यह मेरे आगे पीछे ही घूमता रहेगा। एमसी कोल्ड लुक देकर कहता है तुम्हें पता है जो छिपकली होती है वह अपनी पूंछ को कभी नहीं काटती, तो लेकिन फिर भी जब उसकी मौत सामने होती है तो वह अपनी पूंछ को अलग करने में थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं करती, क्योंकि उसे पता है अगर वह अब अपनी पूंछ को अलग नहीं करेगी अपने शरीर से तो वह जरूर मर जाएगी। इससे तुम खुद सोच सकते हो कि छिपकली कौन है। गोंते पार्क एमसी से कहता है लेकिन सर हम वो नहीं। एमसी इतने में उसकी बीच में बात काट कर कहता है अच्छा तुम यह बताना चाहते हो कि तुम छिपकली की पूंछ नहीं हो, अच्छा ठीक है। एमसी उसे कहता है सभी को ऐसा लगता है कि वह दुनिया में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन रियलिटी यह है कि तुम कुछ भी नहीं हो एक कचरे के सिवाय। एसोसिएशन के सामने पहले ही फंडिंग की कमी पड़ रही है, और फिर तुम जैसे पैरासाइट जो कि कुछ काम भी नहीं करते और फ्री की सैलरी लेते हो, और उन्होंने फिर यह भी कह दिया था कि वे हमारी सैलरी काट लेंगे। गोंते पार्क कहता है क्या यह सब तुम अपनी खुद की सैलरी के लिए कर रहे हो। एमसी कहता है एसोसिएशन की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि उन्हें सिटीजन्स की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, और यह सब वे टॉप क्लास हंटर ही कर सकते हैं, और फिर भी हम जैसे हंटर्स को वह अगर पूरा
सैलरी नहीं दे सकते तो फिर वह किस काम की एसोसिएशन है। गोंते पार्क उसे कहता है, नॉनसेंस, ये सब तुम तुम्हारे खुद के लिए कर रहे हो। तुम्हें खुद की तो सैलरी की इतनी ज्यादा पड़ी है, लेकिन तुम्हें आइडिया है कि हमारा काम कितनी मुश्किल से भरा होता है। एमसी पलटकर उसे कहता है, और जो भी मॉन्स्टर होते हैं उसे किल करने के बाद उस डंजन में क्या रह जाता है क्लीन करने के लिए? यह सब के सब बहाने हैं। ते पार्क अपने घुटनों पर आकर एमसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। वह कहता है, सर मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ सर, प्लीज आप फिर से रिकंसिडर कर लीजिए एक बार। अगर आप मेरी थोड़ी भी मदद कर देंगे तो वह बहुत ज्यादा अच्छा होगा सर। लेकिन एमसी उसके पास आकर कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम एक पैरासाइट हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो। एक बार डंजन क्लियर होने के बाद उसे सफाई करने में रह ही क्या जाता है? तुम सब भूखे नंगे लोग सारे कुछ करते तो है नहीं, और तुम्हें पैसे चाहिए इतने ज्यादा। गोंते पार्क यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह खड़ा होकर एमसी की कॉलर पकड़ लेता है। एमसी को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ को झटकाकर उसे धक्का दे देता है। इतना थोड़ा सा धक्का देने से ही वह दीवार में जाकर धंस जाता है और उसके सर और नाक से खून भी आने लगते हैं। एमसी इरिटेट होकर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मिस ली को फोन करके कहता है, मिस ली जल्दी यहाँ पर आओ और इस पैरासाइट को लेकर जाओ, नहीं तो ये अगर मर वर गया तो मेरा नाम और हो जाएगा। और वह कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे इन सब लफड़ों में इन्वॉल्व मत करना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हमें येलो डंजन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक हाई रिस्क वाला डंजन होता है जिसका बॉस मॉन्स्टर होता है फॉक्सट्रॉट सेंटीपीड। एमसी कहता है, जब मैं 28 साल का था तब मैंने इस डंजन को क्लियर किया था और आज देखो मैं इस डंजन में फिर से वापस आ गया हूँ, और अब की बार मैं हंटर के तौर पर नहीं डंजन क्लीनर के तौर पर आया हूँ। इतने में हमें एक आदमी को एमसी की तरफ हाथ हिलाते हुए देखते हैं। वह कहता है, ओ हे जिनू यहाँ पर देखो। एमसी उसकी तरफ ओल्ड लुक देखकर कहता है, हाँ ये तो वही है। गोंते पार्क एमसी को कहता है, हाँ मुझे पता था तुम जरूर ही आओगे। तो गाइस ये था एपिसोड 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और हाँ जो कमेंट बॉक्स में प्रोडक्ट लिंक है उस पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। हाँ पहले ही बता देता हूँ, वो प्रोडक्ट एनिमे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो मतलब 3D मॉडल्स होते हैं वो हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें गोंते पार्क का सीन दिखाया जाता है। वह एमसी से कहता है, अरे जुनो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर हूँ। एमसी उसकी तरफ कोल्ड लुक से देखकर सोचता है, ये तो वही है गोंते पार्क डंजन क्लीनर टीम का कैप्टन। गोंते पार्क कहता है, और बेटे कैसे हो, और तुम्हारा क्या हालचाल है? एमसी मन ही मन सोचता है, इसके हाव भाव से तो मुझे यह नहीं महसूस हो रहा कि यह मुझे मरवा सकता है। गोंते पार्क कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, क्या तुमने खाना वाना खाया या नहीं? वह एमसी की पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और वह अपनी टीम को भी कहता है, मुझे पता था, जब से मैंने इसको पहली बार देखा था तभी से मैंने इसको देख लिया था कि यह बहुत डिपेंडेबल व्यक्ति है। उसकी टीम का एक लड़का जिसका कि नाम होता है सेंग्यो खान, वह कहता है, मुझे तो लगता है इसके रुपये खत्म हो गए हैं, इसीलिए यह यहाँ पर कुछ काम करके पैसे कमाने आया है। उनकी टीम का दूसरा व्यक्ति कहता है, डिपेंडेबल माई एस। गोंते पार्क की टीम का तीसरा आदमी कहता है, ये और डिपेंडेबल हो ही नहीं सकता। पिछली बार जब डंजन क्लीनिंग टीम डंजन में गई थी तब इसने कुछ भी काम नहीं किया और यह वहाँ पर बहाने देता रहा कि मेरी तबीयत डाउन है। उनकी टीम की थर्ड पर्सन जो कि एक लड़की होती है वह कहती है, बॉस इस जैसे पट्टू को हमारी टीम में क्यों ले लिया, इससे अच्छा तो हम 4 ही सही थे, हम 4 ही यह काम अच्छे से कर सकते हैं। गोंते पार्क कहता है, अरे बस तुम लोग चुप भी हो जाओ और मुझे पहले यह बताओ कि टाइम कितना रह गया है डंजन क्लोज होने में। वह कहते हैं, बॉस अभी तो 45 मिनट हैं। उनकी टीम का लड़का कहता है, सिर्फ 45 मिनट? हाँ 45 मिनट, तुम्हारे फेवरेट आदमी ने यहाँ पर आने के लिए बहुत जल्दी की थी ना। गोंते पार्क उन सभी को कहता है, चलो अब सही है, अब हमारे डंजन के अंदर जाने का समय हो गया है, तो चलो चलते हैं। उनकी टीम के सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, यस सर। गोंते पार्क एमसी को मास्क ला कर देता है। एमसी यह देखकर हैरान हो जाता है, वह सोचता है ये मास्क इसलिए। गोंते पार्क कहता है, क्या हो गया, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? एमसी कहता है, नहीं वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे यह क्यूरियोसिटी है
कि डंजन क्लीनिंग टीम डंजन के अंदर क्या करती है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे कि हंटर एसोसिएशन के अंदर कौन कौन सी टीम है और कौन कौन से काम वे टीम करती हैं। इसमें से हंटर एसोसिएशन के नीचे 4 टीम्स आती हैं, जिसमें से पहला है कमांडिंग और कंट्रोल टीम, दूसरी है हंटर स्पॉट टीम, तीसरी है स्ट्रेटजी बनाने वाली टीम और चौथी है डंजन को जो क्लीन करती है। सबसे पहली टीम जो कि कमांडिंग और कंट्रोल टीम है, वे डंजन के ओपनिंग और क्लोजिंग को मैनेज करती हैं, जैसे कि कोई डंजन कब खुलेगा उसका पता लगाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो नेसेसरी आइटम जो कि वेपन्स होते हैं डंजन के अंदर ले जाने के लिए, वे भी मैन्युफैक्चर करती हैं। दूसरी टीम आती है ऑपरेशन टीम, या फिर जिनमें हंटर होते हैं, वे सभी के सभी हंटर डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर के मारते हैं और डंजन की सफाई करते हैं। तीसरी टीम जो कि होती है स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल टीम, इसके अंदर वे टीम्स आती हैं जो स्ट्रेटजी बनाने में बहुत अच्छी होती हैं और वो डंजन को कम से कम समय में क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाती हैं। और चौथी जो टीम है डंजन क्लीनिंग टीम, उनके अंदर आते हैं जो डंजन क्लीनर होते हैं। वो टीम डंजन के अंदर हंटर्स के बाद में जाती है और उसके हंटर्स के बाद जाने के बाद वो जो रिमेनिंग कॉप्स होती हैं उन्हें डिसमेंटल करती हैं और डिसमेंटल करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वे साथ में लेकर भी आते हैं। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी के सभी लोग एक नैरो पैसेज से जा रहे होते हैं। उनका कैप्टन आगे आगे चल रहा होता है। वह कहता है सभी ध्यान से आना और यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस भरी हुई है, इसलिए अपने मास्क को अच्छी तरह से लगाए रखना, नहीं तो तुम बीमार भी पड़ सकते हो और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। MC-1 सोचता है ये ऐसे क्यों प्रिटेंड करने हैं कि इनसे ज्यादा बिजी कोई और है ही नहीं, ये देखो कैसे चल रहे हैं। MC उन सभी को छोड़कर एक और जाने लगता है। इसे देखकर जो उनकी टीम का आदमी होता है वह MC से कहता है ए जिनू, तुम यहाँ पर कैसे जा रहे हो? अगर तुम ऐसे यहाँ पर भटकते रहे तो यहाँ पर तुम गुम हो जाओगे। MC कहता है क्या? मुझे तो लगा था कि तुम बॉस रूम की तरफ जा रहे हो। वह कहता है हाँ एग्जैक्टली, हम बॉस रूम की तरफ जा रहे हैं। तो फिर MC कहता है तो बॉस रूम तो उस साइड है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। वे सब लोग उसकी टीम के जो लोग होते हैं वह MC की बातों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता और वह MC को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ आता भी नहीं है, तुम खुद तो पहली बार आए हो डंजन के अंदर और हमारे पास जो स्ट्रेटेजी टीम ने जो मैप बना के दिया था वो भी है। वे सब लोग कहते हैं इसे इग्नोर करो और चलो बॉस रूम की तरफ चलते हैं। उनमें से एक लड़का MC की तरफ आकर कहता है ये देखो, ये है डंजन कंट्रोल टीम ने जो मैप बनाया था वो, तुम अपनी आंखों से देख लो और बताओ कि डंजन रूम किस तरफ है। फिर हमें जो डंजन मैप है उसका सीन दिखाया जाता है और उसके हिसाब से तो जिस दिशा में ये लोग जा रहे थे उसी दिशा में डंजन का बॉस रूम है। लेकिन MC उस मैप को अपने हाथों में से भगा देता है और कहता है ये सब का सब बकवास है, इन्होंने अपना काम भी ढंग से नहीं किया। जो ये स्ट्रेटजी एंड कंट्रोल टीम है इनसे तो अपना खुद का काम भी अच्छी तरह से नहीं होता, ये क्या ही संभालेंगे और लोगों को। उनमें से वो लड़का कहता है अरे बॉस, मुझे तो लगता है ये कुछ फूक वूक के आया है, इसी तरह की बातें कर रहा है ये। बॉस कहता है जुनू, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा वो बॉस रूम इस साइड है, जबकि स्ट्रेटजी टीम ने तो हमें मैप में दूसरा पॉइंट लगा कर दिया है। जिन्नू कहता है क्योंकि इससे पहले इतने में ही वह बात को वहीं पर काट रोक देता है और वह कहता है अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, और वह वापिस उनकी तरफ जाकर कहने लगता है चलो भूल जाओ जो कुछ भी मैंने कहा है और तुम बताओ कहाँ पर जाना है। वे सभी के सभी बॉस रूम की ओर जाने लगते हैं जो कि उस मैप के अनुसार दूसरी डायरेक्शन में होता है और पीछे हम बॉस और MC को देखते हैं कि वो दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। बॉस MC से कहता है अरे तुम थोड़ा कम फूका करो यार। MC कहता है यार मैं थोड़ा कम ही फूका हूँ। इतने में बॉस कहता है क्या तुमने डंजन क्लोजिंग के टाइम के बारे में कुछ सुना है? MC कहता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो पता है कि डंजन को एक बार क्लियर करने के बाद थोड़े समय बाद डंजन अपने आप गायब हो जाता है। MC गोंते पार्क से क्वेश्चन पूछता है। वह कहता है मुझे यह अभी भी समझ में नहीं आया है कि एक बार डंजन को क्लियर करने के बाद उसे उसकी साफ सफाई क्यों जरूरी है। गोंते पार्क उसकी तरफ हंसने लगता है और वह कहता है अरे बेवकूफ, अगर हम एक बार डंजन को क्लियर कर देंगे और उसकी कॉर्प्स को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ देंगे तो वह कॉर्प्स डिग्रेड होकर उनके अंदर से जो पॉइजनस गैसेस हैं वह इन्हीं केव के अंदर रह जाएंगी और जो अगली बार फिर से यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स स्पॉन होंगे उन्हें हमें ही मारने में दिक्कत होगी, क्योंकि उस गैस के कारण हम
जो हंटर्स होते हैं वे अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे और इसके कारण उनमें से बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा उनको मारते हुए। मतलब अच्छी तरह से अगर उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते तो कभी कभी यहाँ पर डंजन के अंदर उनकी जान भी चली जाती है। एमसी कहता है अच्छा यह बात है क्या। गोंते पार्क एमसी से कहता है हमारी जॉब सिर्फ इतनी ही है कि हम जो हंटर्स होते हैं उनके लिए जो साफ सफाई करके उनके लिए अच्छी तरह से डिश तैयार करते हैं और वो डिश बाद में जाकर हंटर्स अपने आप काट देते हैं। तो इससे तुम यह सोच सकते हो कि हंटर्स हमारे ही हाथों के कारण वह हंटर्स सुरक्षित हैं। एमसी कहता है क्या ही घटिया बात कर रहा है ये मेरे को बता रहा है कि हम इसकी कारण से जिंदा हैं, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रहते। वह कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मोटिव से हम यहाँ पर आए हैं और उसे हम पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे। वे सभी के सभी थोड़ी दूर जाने के बाद एक डोर के आगे पहुंच जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है मैप के हिसाब से तो बॉस रूम यही होना चाहिए। वह उस रूम को खोलता है, इतने में ही वह लड़का कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वह देखता है कि रूम के अंदर कुछ भी नहीं होता, बॉस मॉन्स्टर का तो नामो निशान भी नहीं होता। वह रूम पूरा का पूरा खाली होता है और जगह जगह पर पत्थर बिखरे हुए होते हैं। एमसी कहता है अरे मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था। उनमें से वो एक लड़का बोलता है ओ तो तुम सही ही कह रहे थे, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता चला। वह बॉस से कहते हैं बॉस तो अब हम क्या करें, अब तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है और अगर हम यहीं पर रहे तो डंजन क्लोज भी हो जाएगा। गोंते पार्क कहता है चलो तो मुझे पहले यह बताओ कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। वह बताते हैं कि उनके पास 22 मिनट हैं डंजन क्लोज होने के लिए। गोंते पार्क कहता है मेरी तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम बहुत इनफ है हमारे डंजन को क्लीन करने के लिए। लेकिन इतने में ही एमसी बीच में बोलता है अरे क्या पागलपंती भरी बात कर रहे हो तुम, ये इतने समय में हम तो वहां पर पहुंच भी नहीं पाएंगे और एक बार अगर डंजन क्लोज हो गया तो क्या पता ये कब खुलेगा। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो यह एक हफ्ते में दोबारा खुल जाएगा, लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक बार डंजन क्लोज होने के बाद वह सालों साल तक वापस नहीं खुलता। लेकिन एमसी की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वो तीनों की तीनों एक साथ कहते हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डंजन क्लीन कर लेंगे इतने टाइम में। गोंते पार्क करता है इतना टाइम तो बहुत है, इतने में तो हम 5 डंजन और क्लीन कर देंगे। एमसी उन्हें बहुत समझाता है लेकिन वे सभी के सभी एमसी को यह कह के टाल देते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जा सकते हो, लेकिन हम हमारे जो काम है उनको अच्छी तरह से डंजन को क्लीन करके ही वापस आएंगे। एमसी कहता है क्या सिर्फ एक क्लीनिंग के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा दोगे। गोंते पार्क कहता है अरे कुछ नया चीज बताओ, ये तो हमारा हर रोज का ही है, कम ऑन गाइस चलो चलते हैं। गोंते पार्क और उसकी टीम जाते जाते कहती है तुम अब फ्री हो, तुम यहाँ से कहीं पर भी जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अगर तुम हमारे साथ जाना चाहो तो भी आ सकते हो और नहीं। जाते जाते वह लड़की एमसी को बहुत ज्यादा कोल्ड लुक देते हुए जाती है। एमसी कहता है मुझ जैसे एक हंटर को जिसने कि सबसे पहले वर्ल्ड में SSS रैंक हासिल किया है, ये लोग इतना नीचे दिखा कर जा रहे हैं। अगर मैं पहले वाला होता तो मैं अब तक इनको एक तरफ ठिकाने लगा कर चुका होता। खुद के ऊपर हंसने लगता है और सोचता है मैं इतना बुज़दिल कब से होने लगा। वह उनकी तरफ घूमकर उनको आवाज लगाकर कहता है अरे इस रूम के अंदर से भी एक स्मॉल पैसेज है जिससे कि हम बॉस रूम पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर हम सिर्फ पैदल चलते चलते जाएंगे तो हम 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे और अगर हम दौड़ते दौड़ते यहाँ से चले तो हम सिर्फ 3 से 4 मिनट में उस बॉस रूम पर पहुंच जाएंगे। वह लड़का कहता है ये सब झूठ है, जब एसोसिएशन को इस जगह के बारे में इतना नहीं पता तो तुम्हें यहाँ पर तो पहली बार आए हो, तुम्हें इतना कैसे पता हो सकता है। एमसी कहता है यह तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो ठीक, अगर नहीं आना चाहते तो मैं तो जा रहा हूँ। गोंते पार्क कहता है अरे सुनो रुको तो। फिर वे सभी के सभी एमसी के पीछे दौड़ने लगते हैं और एक दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। एमसी उस दरवाजे को खोलता है और सभी के सभी उस दरवाजे के अंदर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह सभी के सभी देखते हैं अंदर एक जाइंट स्कॉर्पियन की लाश पड़ी हुई होती है जिसके की अंदर बहुत ज्यादा हथियार धसे हुए होते हैं और हमें उस बॉस मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जो कि होता है फॉक्सट्रॉट सेंटीपीड। वह लड़का एमसी से कहता है ओ तो तुम सही थे, ये तो सच में बॉस मॉन्स्टर का रूम है। एमसी उस रूम की हालत देखकर कहता है ओ इस रूम की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल हुई होगी, कम से कम 5 से 6 लोगों की तो जान भी इसमें गई ही होगी। ओ इन्हें यह भी पता था कि इसका वीक पॉइंट कहाँ पर है या नहीं। फिर हमें इस सेंटीपीड के वीक पॉइंट को बताया जाता है जो कि इसके फोरहेड पर एक धसा हुआ पार्ट होता है, वो उसका वीक पॉइंट होता है। अगर हम उस पर अटैक करते हैं तो वह सेंटीपीड जल्दी ही मारा जाएगा। इसी टीम का लड़का जल्दी से कहता है अरे हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो और इसे डिसमेंटलिंग करना स्टार्ट करो।
लेकिन एमसी उसे बीच में ही रोक लेता है। वह लड़का गुस्से में कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास टाइम पहले से ही नहीं है और तुम और भी ज्यादा लेट करवा रहे हो। इतने में हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर मरा हुआ नहीं होता, वह अपनी आंखें खोलता है और जोर से दहाड़ लगाता है। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर का बड़ा ही भयानक रूप दिखाया जाता है, जिनके के सामने वे सभी के सभी लोग सिटी के समान लग रहे होते हैं। वह डरते हुए कहते हैं, क्या यह जिंदा है अभी भी? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जो कि हमें बताया गया था वो गलत थी इन्फॉर्मेशन। यह सीन देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है और सोचता है, मुझे तो लगता है हम थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो भाई यार, ये था एपिसोड 3। आशा करता हूँ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर कर देना जाने से पहले। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में प्रोडक्ट लिंक है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हो। धन्यवाद। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो वह बॉस मॉन्स्टर होता है, अभी वह पूरी तरह से मरा नहीं होता और वह खड़ा होकर बहुत जोर से चीख मारता है। यह सब देखकर एमसी और उसकी टीम बहुत ज्यादा डर जाती है। एमसी सोचता है, बिना मेरी पिछली जिंदगी की स्किल्स के इसे हराने का मेरा पास कोई चांस नहीं है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वह बॉस मॉन्स्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वह धड़ाम से आकर जमीन पर गिर जाता है। एमसी और उसकी टीम यह देखकर थोड़ा शांत होती है। उनमें से वह लड़का कहता है, इसने तो मेरे को डरा ही दिया था। हमें बॉस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि मरने के बाद भी बहुत ज्यादा भयानक लग रहा होता है। वह लड़का कहता है, मेरा यह पहली बार है कि मैं किसी बॉस मॉन्स्टर को इस तरह देख रहा था और यह देखकर मेरे पैर वहीं पर जम गए। मैं तो इसके सामने बिल्कुल चींटी से भी छोटा लग रहा था। वह एमसी से कहता है, अब जल्दी से पीछे हट जाओ और मुझे इसे डिसमेंटल करने दो, नहीं तो डंजन क्लोज हो जाएगा। एमसी खुद को यूं इग्नोर होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और एमसी कहता है, यह नाइफ मेरे को दो, मैं दिखाता हूँ असली डिसमेंटलिंग किसे कहते हैं। वह बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। उसकी पूरी टीम यह सब देखकर हैरान हो जाती है और वह एमसी से कहते हैं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? एमसी कहता है, तुम्ही ने तो मेरे को कहा था कि हम यहाँ पर डिसमेंटलिंग करने आए हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि अच्छी तरह से डिसमेंटल कैसे करते हैं। हाथ में पकड़कर इसके तीसरे, छठे और 12वें जॉइंट हैं, उनके अंदर दसाना होगा। अगर तुम कहीं और पर वह नाइफ चलाने की कोशिश करोगे तो वह नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिस पर कि आम हथियार का कोई भी प्रभाव नहीं होता। वह सब लोग एमसी को इतनी अच्छी तरह से डिसमेंटलिंग करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। एमसी वापस मुड़कर कहता है, अरे तुम वहाँ पर देखे ही रहोगे या फिर मेरी मदद भी करोगे? वह सभी कहते हैं, अरे हाँ, आए आए। फिर हमें एमसी को उनको अच्छी तरह से गाइड करते हुए दिखाया जाता है। वह उन पर चिल्लाते हुए उन्हें सारी चीज अच्छी तरह से समझा रहा होता है। वे सभी सोच रहे होते हैं, अरे हमने अपने आप को कहां पर फंसा लिया। एमसी फिर उन्हें बताता है कि इस बॉस मॉन्स्टर के खून के ऊपर तुम खड़े मत होना। यह पॉइजनस तो नहीं होता, लेकिन यह बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, जिसके कारण कि तुम अगर एक बार उसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो तुम वहां से कहीं और नहीं हिल पाओगे। एमसी को इतनी अच्छी तरह काम करते हुए देखकर वह लड़का कहता है, अरे बॉस, तुमने इसे कोई हिडन स्किल तो एक्वायर करने में मदद नहीं की है ना? बॉस कहता है, अरे इतनी अच्छी हिडन स्किल होती तो वह मैं खुद ही ना मेरे यूज में कर लेता। वह कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल तक जो इतना फिसड्डी आदमी था वह आज इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। फिर हमें सिस्टम मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें कि दिखाया होता है कि एमसी की जो पैसिव स्किल ओसीडी होती है वह एक्टिवेट हो गई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने उस बॉस मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिसमेंटल कर लिया होता है और वह एक जगह पर बैठकर कहते हैं, यह तो बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम था। एमसी यह सब कर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता है और वह कुछ एहसास करके बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एमसी कहता है, अरे मुझे इतनी सेटिस्फाइड वाली फीलिंग क्यों आ रही है? अच्छी तरह से डिसमेंटलिंग करने के बाद पार्क जुनू से कहता है, वाह जुनू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। क्या तुम्हारा सच में यह पहली बार है? वह लड़का भी उसे अपलिफ्ट करते हुए कहता है, हाँ तुमने अच्छा काम किया है। वह लड़की भी उसे कहती है, हाँ यह इतना भी बुरा नहीं था। जुनू
जीनू मन में सोचता है ये तो सिर्फ क्लीनिंग थी ना, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पार्क उसे फिर कहता है मुझे तो लगता है कि हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया है क्लीनिंग के लिए। वह लड़का कहता है अरे बॉस अब बस भी करो। फिर हमें टाइम दिखाया जाता है जिसके हिसाब से अभी 5 मिनट बची हुई है डंजन क्लोज होने में। वह कहते हैं इतना तो बहुत है बाहर निकलने में। वह बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही हमें देखने को मिलता है कि किसी का पैर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के ब्लड में धंस जाता है और हमें बाद में दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं जो हमारा MC होता है। वह लड़का कहता है अरे देखो सभी को ज्ञान देने वाला अब खुद ही इस चीज में फंस गया है। तो वह लड़की कहती है अरे बॉस रुको, यह MC हिल नहीं पा रहा है। MC कहता है अरे यह इतनी भी कुछ बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा हाँ मुझे स्पेस दे दो और फिर मैं अपने आप छूट जाऊंगा। MC बताता है इस बॉस मॉन्स्टर का खून मुझे मेरी पिछली जिंदगी में भी इतना ही खराब लगता था, क्योंकि यह एक बार लगने के बाद जल्दी से छूटता ही नहीं था। MC अपने हाथ को पैरों की तरफ करते हुए अपनी स्किल हेलफायर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी स्किल हेलफायर अभी लॉक्ड होती है। यह सब देखकर सब चुपचाप हो जाते हैं। MC मन ही मन सोचता है मुझे लगता है कि मैं तो अब पूरा फंसा हूँ। बॉस जोर से कहता है अरे हांजिन जल्दी से तुम जो रस्सी लेकर आए थे उसे निकाल कर इसके बाहर से लपेट दो और सभी के सभी अच्छी तरह से इस रस्सी को पकड़कर 3 की गिनती पर एक साथ खींचना। वे सभी के सभी MC को रस्सी से बांधकर खींचने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि MC थोड़ा भी टस से मस नहीं होता। वह कहते हैं कि अब हमारे पास डंजन क्लोज होने में कितना टाइम बचा है। फिर हमें बताया जाता है कि 1 मिनट 55 सेकंड में डंजन क्लोज हो जाएगा। इतना कम समय देखकर वह सब फिर से उसे खींचने की कोशिश करने लगते हैं। जब जीनू टस से मस नहीं होता तो बॉस कहता है अरे जल्दी से जल्दी अपने इस सूट को निकाल दो। यह सब सुनने के बाद MC सोचता है यह सब मेरे लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। अपनी मौत को सामने देखकर यह इतना आराम से कैसे रह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला इंस्टिंक्ट तो हमारा यही होता है कि किसी और को जान के बदले हमारी जान बच जाए तो हम उसे कुर्बान कर देते हैं। वह बॉस जल्दी से MC को चिल्लाते हुए कहता है अरे जीनू जल्दी करो, तुम पागल ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उस सूट को निकाल दो। यह सब सुनने के बाद MC उस सूट को निकालने लगता है। वह बॉस कहता है तुम सभी के सभी यहाँ से निकल जाओ। वह लड़के कहते हैं बॉस तुम यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हो। गोंते पार्क उन्हें कहता है जिसके पास भी बचने का चांस है वह यहाँ से पहले निकल जाओ। वह लड़का जोर से चिल्लाते हुए कहता है नहीं मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए गोंते पार्क उसे कहता है यह मेरा ऑर्डर है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। वह लड़कों ने बताते हुए जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोंते पार्क जल्दी से MC के पास जाकर उसका सूट उतरवाने लगता है और हमें साथ में काउंटिंग भी दिखाई जाती है। गोंते पार्क MC को पकड़कर बाहर की तरफ दौड़ने लगता है और नेक्स्ट सीन में 6 सेकंड 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड और डंजन क्लोज हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि MC और गोंते पार्क सही सलामत डंजन के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों को डंजन से सही सलामत बाहर आते हुए देखकर उनकी टीम उनसे पूछने लगती है अरे तुम लोग सही तो होना। MC जमीन पर पड़ा पड़ा सोचता है मुझे तो लगता है कि मैं मेरे पहले डंजन क्लीनिंग में ही मेरी जान गंवाने वाला था। गोंते पार्क MC से पूछता है अरे तुम ठीक तो होना। MC कहता है हाँ खुशकिस्मती से वहाँ पर गैस लेवल बहुत हाई नहीं था इसलिए मैं बच सका। गोंते पार्क कहता है अरे तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ऐसा निकलने वाला था, मुझे तो यह पता ही नहीं था। MC कहता है रुको फर्स्ट एक्सपीरियंस इसका मतलब क्या है। गोंते पार्क कहता है अभी तो हमने शुरू ही किया है ना, और अभी तो हमारे पास और भी बहुत ज्यादा डंजन क्लीनिंग के लिए रह गए हैं। MC पूछता है अभी और कितने रह गए हैं। गोंते पार्क मजाकिया लहजे में उसे बताता है 5 और। MC यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है। हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि आज की ड्रिंक चलो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। वह लोग कहते हैं बॉस आप हर रोज यही करते हो। पार्क कहता है यह तो एक टीम लीडर का फर्ज है ना। वह कहते हैं कौन बॉस आप आज
आजकल बहुत ज्यादा स्पेंड करने लगे हो हम पर। वह लड़की कहती है चलो आज हम जो बिल है उसको स्प्लिट कर लेंगे। पार्क कहता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह जुनू से कहता है अरे जुनू तुम भी चल रहे हो ना हमारे साथ, थोड़ी थोड़ी ड्रिंक तुम भी ले लेना, चलो अब चलते हैं। जुनू कहता है अरे मैं नहीं आ रहा। वह सब लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं की थी। एमसी सोचता है मुझे इन लोगों के साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है, क्या पता इनमें से इस पार्क ने ही मेरे को मरवाने की कोशिश की हो। लेकिन अगले ही पल वह सोचता है चलो फूड तो फूड होता है, इसके लिए क्या दुश्मनी रखनी। वह पार्क से कहता है चलो मैं कुछ स्टेक ले ही लूंगा लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। पार्क कहता है यह तो मेरे लिए ही अच्छा है, मेरे थोड़े पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगले ही पल एमसी उसे मना कर देता है और अपने घर की ओर चल देता है। यह सब देखकर पार्क हक्का बक्का रह जाता है। वह जाते हुए एमसी को कहते हैं चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट। एमसी यह सब देखकर एक बार सोच में पड़ जाता है कि यह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर हमें एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है मेरे को पिछली लाइफ में मरवाने वाला पार्क तो नहीं हो सकता क्योंकि वह तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर वाला आदमी है। वह मेरे पीछे एसेसन नहीं बेच सकता, तो फिर मेरे को कौन मरवा सकता है? क्या वह क्वानमो यांग है जो कि न्यूबी हंटर था हमारी टीम में जिसे मैं उस बुली करता रहता था, या फिर यूजिन मिंग जो कि मेरी एक्स है वो भी हो सकती है, या फिर उनके अलावा जो कंट्रोल टीम है उसका डोंगवी वांग भी हो सकता है। अरे छोड़ो इसको, ऐसे तो यह लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। एमसी सोचता है इसका कोई फायदा भी नहीं है, मेरी पिछली लाइफ में मुझे किसी ने भी मराया हो मुझे यह पता भी नहीं है और मुझे मेरा प्रॉपर रिवेंज लेना है तो मुझे हंटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल पोजीशन पर जाना होगा। इसी के कारण मैं कर्मा स्किल को डीएक्टिवेट कर पाऊंगा और मेरी प्रीवियस लाइफ में वापस जा पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल एमसी को कुछ याद आता है और वह अचानक खड़ा होकर कहता है सिस्टम पैनल ओपन करो। वह सोचता है मैंने यह सुबह चेक ही नहीं किया कि इनके स्किल अनलॉक करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हमें सभी स्किल्स को अनलॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट को दिखाया जाता है। ये रिक्वायरमेंट तुम पढ़ सकते हो, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ूंगा। एमसी यह पैनल देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह गुस्से में कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तो मुझे फुल टाइम क्लीनिंग टीम में ज्वाइन करवा कर मानेंगे। हम इतना गुस्से में होता है कि वह कचरा उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। लेकिन अगले ही पल एमसी की ओसीडी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वह पूरे घर में साफ सफाई करने लगता है। एमसी सोचता है अरे इससे मेरे को कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगले ही पल हमें सिस्टम मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी नई स्किल अनलॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है और तुम्हारी नई स्किल अनलॉक हो गई है जिसका की नाम होता है हाइपर बूस्ट। एपिसोड 5 की स्टार्ट में हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन की हायरार्की के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि सियोल के अंदर 8 हंटर की टीम है और पूरे के पूरे कोरिया के अंदर हंटर्स की टीम 96 है जिनमें की आते हैं स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल टीम। और अगर हम बात करें क्लीनिंग टीम्स की, वो पूरे कोरिया के अंदर सिर्फ 25 हैं और जिनमें की हर एक टीम के अंदर 5 क्लीनर्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हर एक टीम को 3 से 4 डंजन क्लीन करने पड़ेंगे हर एक दिन, और अगर कोई भी टीम अनलकी होती है तो उसे एक दिन में 5 डंजन भी क्लीन करने पड़ सकते हैं। उससे अगले सीन में हम एमसी को बस में बैठा हुआ देखते हैं जिसके की पास में एक आदमी लेटा हुआ होता है, उसके कंधे पर सर रख के। एमसी सोचता है मुझे अब डंजन क्लीनर के तौर पर काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया है और अब तक मैंने 30 से ज्यादा मॉन्स्टर को डिसमेंटलिंग कर दी है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही स्किल मिली है जिसका की नाम हमें बताया जाता है हाइपर बूस्ट। इसकी डिटेल्स होती हैं जब यह एक्टिवेट होगी तो एमसी की स्पीड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि एमसी के पास अभी तक कोई भी ऑफेंसिव स्किल नहीं है जिसके कारण सिर्फ मूवमेंट स्किल से एमसी किसी पर भी अटैक नहीं कर सकता। इस मूवमेंट स्पीड की स्किल्स का यह भी घाटा है कि यह सिर्फ फाइटिंग में ही एक्टिवेट होती है, इसका मतलब क्लीनिंग करते हुए इसका कोई यूज नहीं है। एमसी सोचता है यह तो बिल्कुल कचरा स्किल है। फिर हमें एक बार फिर से जितनी भी स्किल्स उसकी लॉक्ड होती हैं उन्हें अनलॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट दिखाई जाती है। एमसी सोचता है इन सभी में से हम अगर देखें तो सबसे जो इजिबल डूइंग टास्क है वो है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को मेरे अंदर इंटरेस्ट जगाना, और यह मुझे आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आने वाले 10 साल का सभी के सभी इवेंट्स के बारे में पता है और इन सब की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं अगर चाहूँ तो उन्हें डोमिनेट कर सकता हूँ। लेकिन यह सब करने के लिए मुझे मेरे
पुराने टीममेट्स से मिलना होगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड हंटर हैं वह मिलियंस की तादाद में हैं। मैं उन्हें कहां पर ढूंढूंगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हमेशा के लिए एक क्लीनर बन के रह जाऊंगा। लेकिन अगले ही सीन में हम एमसी को चिल्लाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसका बस स्टॉप जो होता है वो पीछे ही छूट जाता है। अगले सीन में हमें एमसी को डंजन के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसकी टीम के वो लड़का और लड़की इंतजार कर रहे होते हैं। एमसी वहाँ पर पहुंचकर कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो और वो दोनों कहाँ पर हैं? वह लड़का कहता है, तुम यह सवाल अपने आप से पूछो कि हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तुम पूरे 10 मिनट यहाँ पर लेट हो। उसको छोड़ो, ये लो मैं तुम्हारे लिए यह कॉफी लेके आया हूँ, मुझे पता है तुम्हें यह बहुत अच्छी लगती है, जब भी मौका मिले डंजन के अंदर तुम यह पी सकते हो। एमसी सोचता है इसका एटीट्यूड तो पहले दिन से बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, मुझे लगता है यह मेरे वर्किंग एफिशिएंसी से सरप्राइज हो गया है। पहली बार जब मैं इससे मिला था तब यह ऐसे सोच रहा होगा कि यह तो 1-2 दिन में ही छोड़ देगा। एमसी कहता है, तो चलो हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? वह लड़का बताता है, अरे अभी तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। एमसी कहता है, किन्होंने? वह लड़का बताता है, जो टीम अंदर गई है उन्होंने अभी तक डंजन को क्लियर नहीं किया है। एमसी यह सब सुनकर डंजन की ओर देखता है। फिर हमें डंजन के लेवल के बारे में बताया जाता है, जो कि इंटरमीडिएट ब्लू लेवल का डंजन होता है। वह सोचता है यह इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि इन्हें इतनी देर लग रही है। एमसी कहता है, यह कितनी शर्म की बात है कि इन लोगों से यह इंटरमीडिएट ब्लू लेवल का डंजन भी क्लियर नहीं हो रहा। फिर हमें सीधा 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और वह हंटर्स की टीम अभी तक उस डंजन से बाहर नहीं आई हुई होती। एमसी इतनी देर इंतजार करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, इन लूजर्स को इतना टाइम कहाँ पर लग रहा है, यह तो इतना मुश्किल डंजन भी नहीं था। वह लड़की कहती है, अरे रुको, शायद डंजन से कोई बाहर आ रहा है। एमसी यह सब देखकर उन्हें जोर से सुनाने लगता है कि देखो यह लूजर्स की टीम बाहर आ गई है, इनसे यह ब्लू लेवल का डंजन भी अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा था, क्या ही वेस्ट है सैलरी का, इससे अच्छा तो हम किसी भिखारी को वह सैलरी दे दें तो अच्छा होगा। लेकिन इतने में ही एमसी कुछ देखकर शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि डंजन पोर्टल से एक खूबसूरत लड़की बाहर की तरफ आ रही होती है। एमसी कहता है, यह सिल्की हेयर्स तो ये तो है मिंजू किम। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एमसी की पुरानी टीम की एक हंटर होती है। एमसी यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वह लड़की एमसी के पास आकर कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? एमसी हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं नहीं मिस। एमसी कहता है, पहले मैंने जो मेरे पुराने टीममेट से जाकर मिलने की बात कही थी उन सब में यह एक एक्सेप्शन है, मैं इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। फिर हमें उसके पास्ट की कुछ चीजें दिखाई जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की और एमसी किसी बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं। एमसी हमें बताता है, यह लड़की चलती फिरती रेस बेट है, मैंने इसे सिर्फ एक सजेशन दिया था कि इसके बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है हंट करते वक्त, तो इसे अब रिजाइन कर लेना चाहिए। लेकिन यह सब सुनकर वह लड़की मुझे भर भर के गाली देने लगी। यह बहुत घमंडी है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि इसके पास एक पोटेंशियल हंटर बनने का बहुत ज्यादा टैलेंट है। एमसी की टीम की लड़की एमसी से पूछती है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? मैंने देखा कि तुम उसकी तरफ बिना पलके झपकाए एक तरफा देख रहे थे। एमसी कहता है, नहीं मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता, वह मेरे किसी परिचित के तरह दिख रही थी इसलिए मैं उसे देख रहा था। वह लड़की कहती है, अच्छा यह बात है क्या? मुझे तो लगा कि वह तुम्हारी एक्स है। अगले इस सीन में हम देखते हैं कि उनकी टीम का जो लड़का होता है वह इस बात को सुनकर फूट फूट कर हंसने लगता है। इतने में एमसी के 2 टीममेट पार्क और एक और लड़का था वो भी आ जाते हैं और हम पैनल के आगे वाले हिस्से में देख सकते हैं कि एमसी उस लड़की पर गुस्सा कर रहा होता है और वह लड़की कहती है एमसी से, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। पार्क वहाँ पर आते ही कहता है, ओ मुझे तो लगता है तुम्हारी अच्छी तरह से जमने लगी है अब। वह एमसी से पूछता है, क्या कुछ हुआ तो नहीं है ना? इतने में ही वह लड़का मजाकिया ढंग से कहता है, अभी अभी इसको अपनी एक्स को देखने को मिला था। लेकिन एमसी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वह उससे कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो नहीं तो मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। फिर वह डंजन की तरफ जाने लगता है और कहता है, चलो अब यहाँ पर ही बैठे रहोगे क्या? फिर हमें डंजन के बारे में थोड़ा बताया जाता है जो कि ब्लू लेवल का बिल्डिंग डंजन होता है। यह बिल्डिंग डंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी की पूरी एक बिल्डिंग ही डंजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके अंदर पाए जाने वाले मॉन्स्टर ह्यूमनॉइड क्रीचर होते हैं। पार्क एमसी से कहता है, अरे तुमने क्या कभी यह डंजन पहले क्लियर किया था? एमसी कहता है, नहीं यह मेरा पहली बार है। एमसी मन ही मन सोचता है, जब से मैंने पहला डंजन इनके साथ क्लियर किया है तब से यह लोग मुझसे बहुत ज्यादा अंड संड तरह के क्वेश्चन पूछ कर मेरा दिमाग खराब करने लगते हैं, लेकिन मैं भी कहाँ कम हूँ, मैं भी इन्हें सी बनाने में कमी नहीं छोड़ता, मैं अंड संड जवाब दे देता हूँ इनके क्वेश्चंस का। फिर पार्क उन्हें बताता है, जैसा कि तुम्हें पता है कि यह एक बिल्डिंग डंजन है और इसमें जो मॉन्स्टर के बाय प्रोडक्ट हैं वह ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए तुम एक एक कॉर्नर इस बिल्डिंग का अच्छी
अच्छी तरह से देखना, कहीं पर कोई भी कॉर्प्स न छूट जाए। और जुनू तुम मेरे साथ चलो बॉस मॉन्स्टर रूम में। एमसी कहता है चलो चलते हैं। फिर हमें ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका की बुरा हाल होता है, उसके शरीर पर बहुत ज्यादा कट के निशान होते हैं। फिर हमें उस मॉन्स्टर का नाम दिखाया जाता है जो कि होता है वेगा। इस सब को देखकर पार्क एमसी से कहता है इसलिए मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि यह ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बिल्कुल ह्यूमन की कॉर्प्स की तरह ही लग रहा है। एमसी बॉस मॉन्स्टर की कॉर्प्स को देखकर कहता है मुझे तो यह नहीं लगता कि इसे हमें डिसमेंटलिंग करने की भी जरूरत है। पार्क कहता है हाँ ऐसा तो है ही। पार्क एमसी की तरफ देखकर कहता है अरे कुछ हुआ है क्या बच्चे? एमसी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एमसी सोचता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं सही से सोच रहा हूँ तो यह मॉन्स्टर इतना कुछ ज्यादा थ्रेटनिंग तो नहीं है। अगर हम इसके अटैक्स को अच्छी तरह से डोज करते रहते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसकी मूवमेंट स्पीड को डोमिनेट कर लेते हैं तो हम इसे अच्छी तरह से आराम से मार देंगे। लेकिन मिंजू किम को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा था इतने वीक अपोनेंट के सामने? अगर मैं याद करूं तो भी 10 साल पहले की मिंजू किम में बहुत ज्यादा टैलेंट था और उसकी जो स्वॉर्ड स्किल है वो तो टॉप नॉच लेवल की है, लेकिन उन सब के बाद भी उन्हें यह डंजन क्लीन करने में इतना ज्यादा टाइम लगा। एमसी बताता है अगर मिंजू किम को इतनी ज्यादा इंजरी नहीं हुई होती तो वह एक प्रोमिसिंग टैलेंट है, वह फ्यूचर में एस रैंक को भी एक्वायर कर सकती है। इतने में ही पार्क उसे आवाज लगाकर कहता है अरे तुम वहाँ पर खड़े खड़े देखते ही रहोगे या फिर इस बुड्ढे की मदद भी करोगे? एमसी कहता है अरे मैं मेरे ख्यालों में थोड़ा गुम हो गया था, मैं अभी आकर तुम्हारी मदद करता हूँ। एमसी कहता है अभी इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वह अब मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है। लेकिन इतने में ही एमसी कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वह देखता है कि उस कॉर्प्स पर बहुत ही छोटे छोटे नाइफ के निशान होते हैं। वह उन निशान को देखकर कहता है मिंजू किम वह ऐसा नहीं कर सकती। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि बार बार उबासियां ले रहा होता है। वह बताता है मेरे को आज सिर्फ 2 घंटे की नींद ही मिली है और यह मैं हर रोज 3 दिन से लगातार कर रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम को इन पिछले 3 दिनों में बहुत ज्यादा डंजन असाइन होने लगे हैं। फिर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एमसी और उसकी टीम हंटर्स का डंजन क्लीन करने का वेट कर रही होती हैं। एमसी कहता है ये तो बहुत ही आसान डंजन है फिर भी इनको इतना टाइम लग रहा है। पार्क कहता है अब तो हमें इसकी आदत ही होने लगी है। एमसी उबासी लेता हुआ कहता है इससे अच्छा तो मैं 1 घंटा और सो लेता। फिर एमसी पीछे मुड़ के सोयोन को कहता है अरे तुम कैसे हो? फिर हमें उनकी टीम की लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके की आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, लेकिन फिर भी वह लड़की कहती है अरे मैं तो ठीक हूँ। एमसी उसकी तरफ देखकर मन ही मन कहता है दिखने में तो यह नहीं लग रहा कि तुम सही हो। फिर एमसी कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डंजन के बाहर हंटर्स की टीम आ रही होती है। एमसी की टीम का लड़का उन्हें देखकर कहता है हमें 1 घंटा यहाँ पर इंतजार करा कि ये अब आ रहे हैं। एमसी कुछ देखकर कहता है अरे नहीं यह फिर से नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डंजन के बाहर वही लड़की आ रही होती है जो कि एमसी के पास्ट लाइफ में टीममेट थी। एमसी कहता है इतने करोड़ों हंटर्स के बीच में मुझे क्या यही बार बार मिलनी होती है? फिर उनके बीच में चुप्पी छा जाती है। एमसी और वो लड़की एक दूसरे के आमने सामने आकर रुक जाती हैं। फिर एक बार उन दोनों की आंखें मिलती हैं और वह लड़की उसको क्रॉस करके जाने लगती है और वह जाती जाती एमसी को कहती है ये पागल बार बार मेरे आगे क्यों आगे आ रहा था। फिर हमें एमसी को सोचते हुए दिखाया जाता है। एमसी सोचता है क्या मुझे इसे बता देना चाहिए, लेकिन फिर एमसी कहता है मैं अभी तक जो इसने मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साथ किया था उससे उभरा नहीं हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की हॉस्पिटल में एडमिट होती है। एमसी उसे देखने के लिए आया हुआ होता है। एमसी कहता है तो अब तुम कैसी फील कर रहे हो? वह लड़की कहती है तो तुम मेरे को देखने आ गए हैं। एमसी सोचता है मैं इसका सुपीरियर हूँ फिर भी है मुझे कोई इज्जत नहीं, कोई ग्रीटिंग नहीं। फिर वह लड़की बताती है अरे मुझे अभी कैसे पता होगा कि मेरा कैसा हालचाल है, अभी मेरी सर्जरी को थोड़ा टाइम ही हुआ है। एमसी उसे डांटते हुए कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी बॉडी का ये नहीं पता हो कि तुम्हें कब रुकना है और कब नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम अपने लेफ्ट हैंड की ग्रिप को और थोड़ा मजबूत करके पकड़ना, लेकिन तुम हो कि मेरी सलाह को तुम मान ही नहीं रही और अब देखो इसका अंजाम क्या रहा। वह लड़की एमसी से कहती है ओह यह तो मेरे को तुमने थोड़ी और पहले बताना चाहिए था। एमसी कहता है तुम
अब भी मुझसे ऐसे ही बात कर रही हो? मैं यह ऐसे ही नहीं कह रहा, तुम मेरी टीममेट हो इसलिए मैं थोड़ी तुम्हारी फिक्र कर रहा था। चलो उसको छोड़ो, ये लो तुम्हारा रिटायरमेंट लेटर। आज से तुम अब हंटर नहीं रही हो क्योंकि तुम्हारी इंजरी के कारण तुम्हें अब रिटायर करना होगा। वह लड़की इसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वह कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? एमसी कहता है, सभी ने एसोसिएशन में मिलकर इस पर एग्री किया है। यह सब सुन के उस लड़की को बहुत ज्यादा सदमा लग जाता है। एमसी कहता है, अब इसे ऐसे मत देखो, ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम्हें इतनी बड़ी इंजरी हो गई है। वह लड़की कांपते हुए कहती है, अरे बॉस मैं इसे संभाल लूंगी, यह इतनी बड़ी भी इंजरी नहीं है। आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरा हंटर बना रहना कितना जरूरी है। एमसी कहता है, नॉनसेंस, तुम अब इसमें मेरे को क्यों घसीट रही हो? अब तो डिसीजन कर लिया गया है और अब तुम्हें सिर्फ यह ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अब तुम इसे मना करके मैटर को और भी ज्यादा वर्स करना चाहती हो क्या? वह लड़की कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे थोड़ी बहुत इंजरी है। एमसी कहता है, अच्छा तुम्हारी बॉडी के बारे में भी अब मैं ही फिक्र करूं? वह लड़की कहती है, मैंने यह इंजरी तुम्हारे कारण ही हाइड की और अब तुम मेरे को बता रहे हो कि मुझे इस चीज से क्वाइट कर देना चाहिए। एमसी कहता है, अब तुम इस सब का ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। क्या वह मैं था जिसने यह शोल्डर खराब किया है? तुम अपने बारे में ज्यादा सोच रही थी ना कि मेरे बारे में। ये ऐसी बेवकूफ़ी कौन करता है? जब तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हें थोड़ी बहुत इंजरी है तो फिर भी तुमने चेकअप नहीं करा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब जल्दी से यह रिटायरमेंट लेटर लो और यहाँ से निकल जाओ। वह लड़की बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और फिर भी वह कहती है, अरे मैं खुद संभाल लूंगी, बस मुझे थोड़ा रिकवर करने का टाइम दो। एमसी मिंजू किम से कहता है, चलो मान लेते हैं कि तुम ठीक भी हो जाओगी, लेकिन जब तक तुम टीम से बाहर रहोगी तब तक उसका हर्जाना कौन भरेगा? और तुम इस यूजलेस शोल्डर के साथ हमारी टीम में क्या ही मदद कर पाओगी? अगर तुम ज़्यादा ही इंसिस्ट कर रही हो तो तुम डंजन क्लीनिंग टीम में ज्वाइन हो सकती हो। मिंजू एमसी से कहती है, बॉस क्या तुमने हमको कभी पार्टनर के तौर में कंसीडर भी किया है? एमसी कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर मिंजू कहती है, हाँ तुम्हारे लिए तो हम सिर्फ डिस्पोजेबल एसेट्स ही है ना। जब मन किया तब तुमने हमको टीम में ले लिया और जब मन किया तुमने हमको टीम से बाहर निकाल दिया। एमसी यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह मिंजू से कहता है, क्या तुम्हें खुद को पता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने मेरे ऑर्डर्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया और तुमने मेरे को कभी भी टीम कैप्टन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया। मिंजू रोते हुए कहती है, हाँ यह बात सही है कि मैंने आपको कभी भी बॉस के रूप में पसंद नहीं किया क्योंकि तुमने हमारे तरफ कभी भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। एमसी यह सब सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह मिंजू से कहता है, हाँ यही लुक जो तुम हमेशा मेरे को देती आ रही हो, यही मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। इतने में ही हम देखते हैं मिंजू एमसी को जोर से चाटा मारती है और वह एमसी से कहती है, मैं होप करती हूँ कि तुम अपनी अगली लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, तुम कुत्तिया के बच्चे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी कहता है, मुझे लगता है कि मैंने उस दिन इससे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वह तो सिर्फ मुझे अपनी इंजरी के बारे में ही बता रही थी। वह सोचता है, क्या मुझे इसको अभी बता देना चाहिए इसकी इंजरी के बारे में? फिर एमसी बहुत ज्यादा सोच विचार करके कहता है, ये सब मेरे को अब सरदर्द करने लगा है। वह पीछे मुड़ के मिंजू किम को आवाज देता है और वह कहता है, अरे सुनो तुम। मिंजू किम कहती है, क्या तुम मुझे बोल रहे हो? एमसी कहता है, तुम्हें अपनी लेफ्ट हैंड की ग्रिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। मिंजू किम उसे अजीब से एक्सप्रेशन देकर देखती है और वह कहती है, क्या? फिर एमसी उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। वह उसे बताता है, मुझे पता है तुम अपने राइट हैंड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो, लेकिन इसके कारण वह तुम्हारे शोल्डर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और अगर तुम इसी पोस्चर में लड़ती रही तो यह तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ी इंजरी दे देगा और इससे तुम्हारे करियर भी खतरे में पड़ सकता है। यह पोस्चर अभी के लिए तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से फास्ट अटैक करने में मदद करेगा, लेकिन बाद में इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एमसी मिंजू को बताता है
कि तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड का भी यूज करना चाहिए, जिससे कि जो तुम्हारे शोल्डर्स पर प्रेशर गिर रहा है वह दोनों में डिवाइड हो जाएगा, जिसके कारण कि तुम्हारे एक शोल्डर पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मिंजू एमसी से कहती है, ओह अच्छा ठीक है। एमसी मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगता है कि यह लड़की मेरे को ऐसे समझाते हुए देखकर मुझे पागल समझ रही होगी। लेकिन फिर अगले ही सीन में एमसी जमीन पर पैर पटक कर डंजन के अंदर जाने लगता है और वह उसे कहता है, मैं तुमको कौन होता हूँ बताने वाला, अगर तुम चाहो तो तुम डॉक्टर के पास अपना चेकअप करा सकती हो, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। एमसी के जाने के बाद मिंजू किम सोचती है यह क्या बात कर रहा था। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक डॉक्टर किसी को कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। फिर हमें दिखाया जाता है वह और कोई नहीं मिंजू किम होती है। वह डॉक्टर मिंजू किम को बताता है कि तुम्हारे राइट शोल्डर में थोड़ा इन्फ्लामेशन हो गया है, ये अभी इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे बिना ट्रीट करे ऐसे ही छोड़ देती तो यह आगे चल के सीरियस इंजरी में कन्वर्ट हो जाता। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पोस्चर को सही करना होगा। मिंजू किम डॉक्टर से कहती है, पोस्चर से तुम्हारा क्या मतलब है। डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हारे राइट हैंड पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालती हो, जिसके के कारण तुम्हारे शोल्डर में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया है। अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारे लेफ्ट हैंड की ग्रिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और उस प्रेशर को दोनों हाथों में इक्वली डिवाइड करना होगा। डॉक्टर से यह सब सुनकर मिंजू किम हैरान रह जाती है और वह सोचती है कि उस पागल क्लीनर ने भी मेरे को यही सब कहा था। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एमसी को, जो उन सबको कह रहा था, मुझे लगता है कि तुम मेरे को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान न देकर पार्क कहता है, गुड वर्क गाइज। वह लड़का एमसी से कहता है, अरे यह तुम्हारी बात ठीक नहीं है। एमसी कहता है, अरे कम ऑन यार, अब मुझसे क्या हो गया। वह लड़का सामने की ओर इशारा करके एमसी से कहता है, तुम्हें तुम्हारी एक्स को इतनी देर तक वेट नहीं कराना चाहिए। एमसी जब सामने की ओर देखता है तो वहां पर मिंजू किम खड़ी पाती है। एमसी यह सब देखकर शॉक हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे अब ये यहाँ पर क्या कर रही है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिंजू किम को, जो कि डंजन पोर्टल के सामने किसी का वेट कर रही होती है। फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है और वह उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वह कहता है, ये इस समय यहाँ पर क्या कर रही है। और एमसी के पीछे हम उसकी टीम के लड़के को कहते हुए सुनते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह उसकी एक्स है। फिर पार्क कहता है, हमें इन दोनों को थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए, चलो हम चलते हैं और कल मिलते हैं। एमसी मन ही मन कहता है, अरे यार। फिर एमसी मिंजू किम के सामने जाकर कहता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मुझे जल्दी से जाकर लास्ट बस को भी कैच करना है। मिंजू किम जल्दी से एमसी के पास जाकर सीधा अपनी तलवार उसके गले के ऊपर रख लेती है और वह एमसी से कहती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। एमसी कहता है, अरे मुझे क्या पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर मिंजू किम कहती है, जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हें मेरे शोल्डर के बारे में कैसे पता चला। एमसी मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि इसने मेरी बातों को सीरियसली लेकर चेकअप करा लिया है। फिर वह मिंजू किम से कहता है, मैंने तो सिर्फ गैस किया था, मुझे क्या पता था वह गैस सही होगा। मैं तो बस ऑनलाइन कुछ नोवेल पढ़ रहा था, जहाँ पर देखकर मैंने यह वाइल्ड गैस लगाया था और मैंने सोचा कि मैं तुम पर प्रैंक कर सकता हूँ। मिंजू किम एमसी की इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और वह एमसी से कहती है, जो मेरी स्वॉर्ड स्किल है उनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता और तुम्हें तो मेरी हर एक चीज के बारे में पता है कि उस स्वॉर्ड स्किल के साथ मैं कौन सा पोस्चर यूज करती हूँ। एमसी अंदर से बहुत ज्यादा घबराने लगता है और वह कहता है, मुझे तो लगता है मैं इस झमेले में गलत ही फंस गया। फिर हम मिंजू किम को देखते हैं, जो कि एमसी की तरफ बड़े ही गुस्सेल तरीके से देख रही होती है। फिर एमसी मिंजू किम से कहता है, मैंने डंजन क्लीन करते वक्त कोर्स पर तुम्हारे स्वॉर्ड मार्क को देखा था, वहाँ पर बहुत सारे मार्क्स थे, लेकिन कुछ एक मार्क जो कि तुम्हारी स्वॉर्ड से बने थे वह बहुत ही अलग दिख रहे थे। जो वर्टिकल स्लैश तुम करती हो उसे तो और ज्यादा गहरा होना चाहिए था, लेकिन फिर तुम्हारे पोस्चर को देखते हुए वह इतना इफेक्टिव नहीं था, जिसके कारण वह जो स्वॉर्ड मार्क थे वह बहुत ही शैलो थे।
इससे यह पता चलता है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड की जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और जो वेगा मॉन्स्टर होती हैं उनकी मूवमेंट स्पीड को छोड़ दिया जाए तो वह बहुत ही इजी टारगेट होती हैं। तुम्हें बस उनके मूवमेंट को जल्दी ही प्रिडिक्ट करके उन पर काउंटर अटैक करना होता है, और तुम्हारी जैसी हंटर को यह सब ना पता हो यह तो मैं मान ही नहीं सकता। तो इससे यह पता चलता है कि तुम उसकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रही थी। मिन्जुकिम एक क्लीनर से यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वह एमसी से कहती है, मुझे यह पोस्चर में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। एमसी कहता है, इससे तुम्हारे अटैक की स्पीड फास्ट हो जाती है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तुम्हारे इस पोस्चर के कारण तुम्हें जल्दी ही कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता था। फिर एमसी सोचता है, मैं भले ही स्वॉर्डमैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि मैं दुनिया का सबसे पहला ऑल क्लास हंटर था। मिन्जुकिम एमसी से कहती है, मुझे पता है तुम एक फ्रीलांसर हंटर हो। और यह सब कहते हुए मिन्जुकिम की आंखों में सितारे उमड़ने लगते हैं। एमसी यह सब पागलपंती को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और वह कहता है, मुझे तो लगता है यह पागल हो गई है। मिन्जुकिम फिर एमसी को बड़ी ही चमकीली आंखों से देखने लगती है और वह कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम ए रैंक फ्रीलांसर होगे या फिर तुम कोई हिडन मास्टर जो कि अपना कोई अंडरकवर मिशन कर रहा हो। एमसी कहता है, अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। फिर मिन्जुकिम कहती है, तो तुम फिर क्या हो? एमसी कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं एक क्लीनर हूँ? फिर वह मिन्जुकिम के साइड से जाने लगता है और वह कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो मैं जा रहा हूँ। एमसी जाते हुए सोचता है, मुझे पता है अगर मैं कोई बड़ा हंटर होता या फिर कोई हिडन मास्टर होता तो यह मुझसे प्रॉफिट निकलवाने की सोच रही थी, लेकिन उससे उलट है, मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ, इसका मुझसे कोई भी बिजनेस नहीं रह गया अब। लेकिन अचानक मिन्जुकिम एमसी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, तुमने मुझे यह पहले ही बता दिया। एमसी यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, क्या इसने मेरे को अभी अभी थैंक्स कहा? जो मिन्जुकिम इतनी अड़ियल है वह मुझे धन्यवाद दे रही है। फिर मिन्जुकिम एमसी से कुछ कहती है लेकिन वह हमें नहीं बताया जाता। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि मिन्जुकिम कुछ दिनों की वैकेशंस के लिए लीव लेने आई हुई होती है। जो यह बुढ़ा होता है यह उनकी टीम का लीडर होता है और वह मिन्जुकिम से कहता है, अच्छा तो तुम्हें वैकेशन चाहिए। फिर हमें उस बुढ़े के बारे में थोड़ा जानने को मिलता है जो कि मिन्जुकिम की टीम का हेड होता है जिसका की नाम होता है सुयोन ली। फिर वह थोड़ा वही बुड्ढों वाली चीजें अपने टाइम के बारे में बताना, हम हमारे टाइम में ऐसे रहते थे वैसे रहते थे करता है, लेकिन मिन्जुकिम उसकी सभी बातों को इग्नोर कर देती है और वह कहती है, मुझे बस थोड़े दिनों की छुट्टी चाहिए जिससे कि मैं मेरे शोल्डर के पेन को से रिकवर हो जाऊं और मैं सिर्फ वैकेशंस पर नहीं जा रही, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। सुयोंग ली कहता है, फायदे से तुम्हारा क्या मतलब है? मिन्जुकिम कहती है, मैं इस टाइम के दौरान मेरी स्वॉर्डमैन स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव करूंगी। फिर सोयोंग ली कहता है, अच्छा तो तुम क्लासेस लेने वाली हो, लेकिन मिन्जुकिम उसे साफ मना कर देती है और वह उससे कहती है, मेरा एक पर्सनल ट्यूटर है, मैं उससे टीचिंग लेने वाली हूँ। वह कहता है, पर्सनल ट्यूटर? क्या वह कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर है और या फिर वह कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मिन्जुकिम इससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वह उससे कहती है, वह एक क्लीनर है। ऐसा जवाब सुनकर वह हैरान रह जाता है और वह मिन्जुकिम से कहता है, क्या सिर्फ एक क्लीनर? क्लीनर? तुम क्लीनर से अपनी टीचिंग लेने वाली हो? मिन्जुकिम कहती है, वह क्लीनर है तो क्या हो गया? सोंगयोन ली मिन्जुकिम से कहता है, अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे को बता रही हो कि तुम स्वॉर्डमैनशिप का लेसन एक क्लीनर से लेने वाली हो, तुम खुद एक हंटर हो और तुम एक क्लीनर से क्लासेस लेने वाली हो। मिन्जुकिम कहती है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना खुद देख लूंगी। फिर सोंगयोन उससे कहता है, अब मुझे यह मत कहना कि वह क्लीनर और कोई नहीं, वही है जिसने कि तुम्हारे हैंड इंजरी के बारे में तुम्हें बताया था। यह सब सुनकर मिन्जुकिम हैरान रह जाती है और वह सोचती है, इस बुड्ढे को इसके बारे में कैसे पता चल गया? फिर वह सोचती है, अरे वह साली कुतिया नर्स, मुझे तो लगता है उसी ने इसके बारे में बताया है। सोंगयोन ली इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वह उससे कहता है, अरे तुमसे अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल कोच हायर कर देता हूँ। लेकिन इन सब से मिन्जुकिम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वह उसके मुंह पर साफ मना कर देती है। इन सब से थक हार कर सोंगयोन ली हार मान जाता है और वह उसे थोड़े दिन की वेकेशन ग्रांट कर देता है।
वह उससे जाने से पहले कहता है, अरे तुम भूलना मत, तुम्हारे कॉन्क्वेस्ट का भी टाइम आ रहा है, तो इसलिए तुम टाइम पर वापिस आ जाना। मिंजुकिम के जाते ही उस बुड्ढे के दिमाग में कुछ प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है। वह किसी को कॉल लगाने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि उसने जनरल मैनेजर को कॉल किया है, और हम इस बुड्ढे के इरादे तो इस पिक्चर से देख ही सकते हैं, इसके इरादे थोड़े ठीक नहीं लग रहे। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है और वह गुनगुनाते हुए डंजन को क्लीन कर रहा होता है। फिर हमें इसका कारण बताया जाता है, जो कि होता है एमसी की 1 काउंटर स्ट्राइक स्किल्स का अनलॉक होना। एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और यह स्किल अपने आप अनलॉक हो गई, लेकिन इससे मेरे को क्या है, यह तो मेरे लिए अच्छा ही है। पार्क एमसी से कहता है, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाह रहा, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। एमसी कहता है, मैं ही इसे यहाँ पर लेके आया हूँ। पार्क कहता है, अरे यह तो मुझे पता है, लेकिन यह बताओ कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। एमसी कहता है, हमें पता नहीं कि हानजिन कब वापिस आने वाला है, हमारे लिए ही अच्छा है कि कोई हमारी मदद के लिए हमारे साथ आ रहा है। लेकिन पार्क एमसी से कहता है, अरे वह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह हंटर की लड़की है, अगर एसोसिएशन को इसके बारे में पता चल गया तो वह हमें छोड़ेगी नहीं। एमसी मन ही मन सोचता है, मैं भी इसे यहाँ पर लाकर खुश नहीं। लेकिन हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंजुकिम अपने घुटनों पर आकर एमसी से उसका मास्टर बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। एमसी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, किस तरह का हंटर एक क्लीनर से अपना मास्टर बनने के लिए कहता है, यह अब मेरे को पागल करने वाली है। एमसी मिंजुकिम से कहता है, अगर तुम मेरे क्लीनिंग वर्क में मेरी मदद करती हो तो फिर मैं सोचूंगा तुम्हारा मास्टर बनने के लिए। और वह मन ही मन सोचता है, किसी भी हंटर का ईगो यह सब काम करने के लिए हाँ नहीं करेगा। लेकिन एमसी से उलट है, मिंजुकिम यह सब सुनकर बहुत ज्यादा डिटरमाइन हो जाती है और वह एमसी से कहती है, क्या मुझे सिर्फ क्लीनिंग ही करनी होगी। एमसी यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है, यह तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एमसी यह सब देखकर बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वह सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मैं अगर इससे यह सब कहूंगा तो यह अपने आप हार मान जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब सुनकर यह फायर्ड अप हो जाएगी और यह मेरे ऑफर को मान लेगी। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में एमसी को दिखाया जाता है जो कि खुद को ही कोस रहा होता है। वह कहता है, अरे मुझे पहले अगर यह पता होता कि यह मिंजुकिम इतनी गिर जाएगी तो मैं इसको यह बात कहता ही नहीं कि तुम मेरे साथ क्लीनिंग टीम में ज्वाइन हो जाओ। फिर हमें मिंजुकिम का सीन दिखाया जाता है जो कि एमसी को ही छेड़ रही होती है। वह अपना हाथ उठाकर एमसी को कहती है, अरे मास्टर ये अभी निकल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं इसका। एमसी जोर से चिल्लाकर उसे कहता है, अरे मेरे को ये मास्टर वास्टर मत बुलाया करो। फिर वह मिंजुकिम के पास जाकर उसे बताने लगता है, अरे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, अगर ऐसे करके ऐसे कर दिया तो यह निकल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह किसके बारे में बात कर रहे थे। डंजन के फ्लोर पर मॉन्स्टर और ह्यूमंस का खून मिक्स होकर गिरा हुआ होता है और मिंजुकिम से वह निकल नहीं रहा था, तो एमसी उसे निकालना बता रहा था। फिर एमसी अपनी गुप्त पॉकेट में हाथ डालकर छुरी निकालता है और वह मिंजुकिम को दिखाता है, देखो यह जो चिपचिपी चीज है उसे कोई भी चाकू छुरी लेकर उसको उखाड़ लेना है और फिर हाथों से ही उसको सेपरेट करके डाल देना है। और यह बात जरूर ध्यान रखना, जिस भी चीज से तुम इसे सेपरेट कर रही हो, सेपरेट करने के बाद उसे अच्छे से पोंछ लेना ताकि उस पर जो ब्लड लगा है वह उसे कोरोड ना करे, मतलब बेसिकली जंग ना लगा दे। अगर एक बार जंग पकड़ जाएगा तो वह ब्लेड पूरा खराब हो जाएगा। फिर हमें मिंजुकिम की शक्ल दिखाई जाती है जिसे देखकर लग रहा था उसे घंटा कुछ समझ आया। फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि बाहर से तो मिंजुकिम को बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नजरों से देखता हुआ कहता है, अरे यह कोई बात नहीं है, यह सभी के साथ होता है शुरू में। और वह अंदर से कहता है, अरे बस अब गिव अप कर दो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन मिंजुकिम एमसी के सारे मंसूबों पर पानी फेर देती है और वह एमसी से कहती है, अरे समझ आने ना आने का कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं तो इस चीज से बहुत हैरान हूँ कि मैंने जो जितना सोचा था उससे ज्यादा ही क्लीनिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में पार्क वहाँ पर आ जाता है जो कि एमसी के तारीफों के पुल बांधने लगता है, यह तो हमारी टीम का सबसे प्रोफेशनल क्लीनर बन गया है, फलाना दिखड़ा। और एमसी भी यह सब तारीफें सुन के, अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। फिर एकदम एमसी को कुछ पॉइंट क्लिक होता है और वह कहता है,
अरे मैं ये किस चीज के बारे में खुश हो रहा हूँ? मैं एक समय का इतना बड़ा SSS रैंक का हंटर, और मैं सिर्फ इस छोटे से क्लीनर प्रोफेशन को लेकर ही भी इतना खुश हो रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पार्क मिंजुकिन को भी नहीं छोड़ता। वह उसे कहता है, अरे तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसके हिसाब से तुम बहुत अच्छा कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको इस तरह बातें करते हुए देख के सोयोन के दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों प्यार की बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मिंजू होती है, उसने अपना सारा काम फिनिश कर लिया होता है और वह MC से कहती है, मास्टर मैंने तो मेरा सारा काम फिनिश कर दिया है। और सोयोन भी उसका कंधा पकड़ के उसे कहती है, ओ तो तुमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, तो चलो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और वह पार्क से भी कहती है, यह ठीक रहेगा ना बॉस? पार्क कहता क्या? फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, अरे वहां पर बहुत ज्यादा कोप्स होंगी, क्या तुम दोनों अकेले ही यह सब हैंडल कर लोगे? फिर सोयोन कहती है, मुझे फिर से एक पता नहीं हंटर के साथ काम करने का मौका मिले, इससे तो अच्छा है कि हम दोनों कुछ टाइम अकेले में बिता लें। फिर मिंजू कहती है, हाँ इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें उन दोनों को जाते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें MC और उसकी टीम के लड़के को बैटिंग करते हुए दिखाया जाता है, और वह लड़का कहता है, मैं तो उस हंटर पर बैट करता हूँ कि वह ज्यादा अच्छा काम करेगी। MC भी यही कहता है, हाँ मेरा भी सेम। फिर हमें दिखाया जाता है जो सोयोन होती है वह उसको अपने साथ तो ले आई होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस होती है। और सोयोन सोचती है, मैं इसे साथ तो ले आई, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इससे बात कैसे शुरू करूं। लेकिन जो मिंजू होती है वही उससे बातें करनी शुरू कर देती है। वह सोयोन से कहती है, अरे तुम बहुत ज्यादा थकी थकी लग रही हो। लेकिन सोयोन कहती है, अरे नहीं इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिंजू कहती है, देखने से तो यह नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। और हमें सोयोन का सीन दिखाया जाता है जिसके की आंखों के नीचे गड्ढे बने हुए होते हैं। फिर सोयोन उसे बताती है, अरे क्या करें, मुझे सोने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं कुछ दिनों से सो ही नहीं पा रही हूँ। मिंजू उससे पूछती है, क्या कुछ हुआ तो नहीं है ना? लेकिन सोयोन उसे बताती है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। वह मिंजू से ही पूछ लेती है, चलो तुम अपने बारे में कुछ बताओ, यह मेरा पहली बार है कि मैं किसी एक्चुअल हंटर से बातें कर रही हूँ। मिंजू फिर बताने लगती है, मेरे बारे में तो कुछ ज्यादा तो नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ सीधा सीधा मेरे जो फादर हैं उसी का पाथ फॉलो किया है हंटर्स बनने के लिए। यह सुन के सोयोन मिंजू को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लग जाती है, और वह कहती है, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम और तुम्हारे फादर जो हैं वो साथ में हंटर का काम करते हैं। लेकिन मिंजू उसे बताती है, नहीं हम दोनों साथ में काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें फायर कर दिया गया था उनकी शोल्डर की इंजरी के कारण। फिर मिंजू सोयोन को बताती है कि उसके फादर के साथ क्या क्या हुआ था। वह बताती है, जब उनके सुपीरियर को यह सब पता चल गया था तो वह मेरे फादर को बार बार कहते रहे कि तुम कब तक इसका नाटक करते रहोगे कि तुम्हारा शोल्डर सही है। और धीरे धीरे उनके सभी जो पार्टनर्स थे उन्होंने उसका साथ देना भी छोड़ दिया। वह सब कुछ छुपा इसलिए रहे थे ताकि उनके टीम को दिक्कत ना हो, और यह सब करने के कारण उनकी हेल्थ और ज्यादा बिगड़ने लगी। सोयोन यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वह मिंजू से कहती है, अरे कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मिंजू कहती है, अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो, एसोसिएशन में कोई भी दोस्ती यारी नहीं होती, सिर्फ सुपीरियर और जूनियर होते हैं। मेरे जो फादर थे वह B रैंक हंटर थे, जब तक उन्हें फायर किया गया तब भी वह B रैंक ही थे। कोई किसी बेकार B रैंक की फिक्र क्यों ही करेगा? उनके लिए तो वह सिर्फ एक बार यूज करने के बाद फेंक देने वाले कचरा ही थे। चलो उनको छोड़ो, यही तो एसोसिएशन का काम होता है कि जब तक कोई हंटर अच्छे से काम कर रहा है उसे अच्छे से काम ले। एसोसिएशन में सिर्फ रैंकिंग ही काम आती है, जो कोई ज्यादा रैंक पर है उनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है लो रैंक वाले के मुकाबले। सोयोन कहती है, वह किसी हंटर को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि वह क्लीनर को किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। फिर मिंजू कहती है, अरे छोड़ो। इन सब के बाद उन दोनों के बीच में साइलेंस छा जाती है, लेकिन फिर मिंजू की मीप चुप्पी तोड़ती है और वह बोलते ही एक बम फोड़ देती है। वह सोयोन से कहती है, तुम्हारे चेहरे से तो यह लग रहा है कि तुम मास्टर को पसंद करने लगे हो। यह सब सुनकर सोयोन शर्माने लगती है। मिंजू किम कहती है, अरे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अरे वो रिस्पॉन्सिबल भी है और वो अच्छा काम भी करता है। सोयोन कहती है, मैं ज्यादा समय से तो उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन जब से वह हमारी टीम में आया है वह सभी के कंपेयर में बहुत ज्यादा काम करता है, और हाँ उसको सभी डंजन और मॉन्स्टर के बारे में भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, और उसे इन चीजों की भी नॉलेज है जिन चीजों के बारे में अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है। मिंजू किम यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वह सोचती है, हाँ यह
वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही, क्योंकि उसने लाशों पर मेरे नाइफ के निशान देखकर ही यह सब गैस कर लिया था कि किस चीज में लैग कर रही हूँ। वह सच में एक जीनियस मास्टर है, जैसा कि मुझे जरूरत है। फिर वह सोयोन से कहती है, अरे तुम्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी उसके साथ कोई फीलिंग डेवलप नहीं हुई। सोयोन कहती, क्या सच में? लेकिन तुम हर रोज उसके साथ क्यों आती हो फिर? मिंजो किम कहती है, देखो जैसे कि एसोसिएशन में जो वीक है उसकी कोई इज्जत नहीं करता और जो स्ट्रॉन्ग है उसकी सब पूजा करते हैं। यह रूल बहुत ज्यादा घटिया है और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनके यह सब रूल को चेंज करना चाहती हूँ। फिर सोयोन उससे कहती है, अच्छा तो इसका मतलब तुम उसकी कोई एक्स नहीं हो? मिंजो किम कहती है, अरे ये तुम क्या कह रही हो? फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों का सीन दिखाया जाता है। वह कहते हैं, ओ चलो तो ये दोनों वापिस आ रही हैं, और वह आते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन सबको इतना हंसते खिलखिलाते बात करते देखकर एमसी कहता है, अरे ये दोनों इतना पास कब से आ गई? उन सब के इकट्ठा हो जाने के बाद पार्क उनको समझाता है, अब हम जिस मॉन्स्टर कॉर्प्स के साथ डील करने वाले हैं वह एक जहरीला मॉन्स्टर है, तो इसलिए तुम थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन से काम करना और यह ध्यान देना कि तुम उसे डायरेक्टली टच न करो। फिर वह सोयोन से कहता है, अरे सोयोन क्या बात है, आज तुम कहाँ पर खोई खोई लग रही हो? सोयोन बताती है, अरे कुछ खास नहीं है बॉस, बस यह सूट जो आज मैं पहनी हुई हूँ यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मैं इसमें अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन इसको छोड़ो, यह कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह लड़का कहता है, अरे जब इक्विपमेंट्स की बात हो ही रही है तो बॉस यह अच्छा समय नहीं है कि हमें कुछ नए इक्विपमेंट्स को बाय कर लेना चाहिए? हम कब तक इन घटिया सूट्स को ही बार बार यूज करते रहेंगे? क्या तुमने एसोसिएशन को हमारे बजट को राइज करने के लिए बातें की है या नहीं? पार्क कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ट्राई नहीं कर रहा, लेकिन वह बार बार हमें इग्नोर कर देते हैं, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? वह लड़का कहता है, हम इतनी अच्छी तरह से हमारा काम कर रहे हैं और वह फिर भी हमें डिसेंट पे भी नहीं कर पा रही। वह कहता है, चलो अब छोड़ो इन कंप्लेंट्स को और चलो हमारे वर्क पर फिर से चलते हैं। फिर वह एक बड़े से गेट के सामने जाके उसे खोलने लगता है और हमें गेट खुलते ही दिखाया जाता है कि फर्श पर एक बड़ा ही स्लाइम मॉन्स्टर गिरा हुआ होता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा भद्दा लग रहा होता है। उसके पास बहुत सारे गोबलिन्स की भी लाशें गिरी हुई होती हैं। फिर हमें उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि होता है एक स्लाइम, जिसके की पास बहुत ज्यादा डेडली पॉइजन होता है। अगर हम उसके पास चले भी जाते हैं तो हम 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, अगर हमारे पास जो टॉक्सिक है उनके खिलाफ अच्छी तरह से एंटीबायोटिक्स नहीं हुए तो। फिर एमसी वहां के हालात देखकर सोचता है, आज हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेकर ही काम करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन सबको दिखाया जाता है जो कि अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे होते हैं। फिर पार्क सोयोन के पास जाकर पूछता है, अरे सोयोन तुम्हारा यहाँ पर कैसा चल रहा है? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। यह सब देखकर वह सोयोन को हाथ लगाता है और वह उसे छूते ही सोयोन फर्श पर गिर पड़ती है। यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह जोर से चिल्लाते हैं, सोयोन। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सोयोन होती है उस पर स्लाइम मॉन्स्टर के पॉइजन का असर हो जाता है और वह पॉइजन के कारण फर्श पर गिर जाती है। यह सब देखकर उसकी टीम बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सोयोन पॉइजन के कारण उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही होती है। वह लड़का कहता है, बॉस इसकी बॉडी तो पेल होने लगी है। वह लड़का कहता है, मुझे तो लगता है कि इसके रेस्पिरेटर के कारण इसे अच्छी तरह से सांस नहीं आ रही थी और इसके जो प्रोटेक्टिव गियर हैं वह भी फटे हुए हैं। पार्क कहता है, अरे जल्दी से कोई स्पोर्ट टीम से कांटेक्ट करो। एमसी सोचता है, क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि अगर एक बार कोई स्लाइम मॉन्स्टर के जहर से इन्फेक्टेड हो जाए और उसे अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो उसे पहले तो बहुत ज्यादा दर्द होगा और फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। और जिस जगह अभी हम हैं वहां पर स्पोर्ट टीम टाइम पर पहुंच ही नहीं सकती। इसका मतलब अब इसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। साथ में हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि सोयोन को डटे रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा होता है। वह लड़का एमसी से कहता है, अरे तुम पागल वहां पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, यहाँ पर जल्दी आओ और मेरी मदद करो इसे उठाने में। एमसी पूरा सीरियस हो जाता है और वह मिंजुकिम से कहता है, जल्दी से तुम्हारी स्वॉर्ड को निकालो। यह सुनने के बाद मिंजुकिम हैरान रह जाती है। वह कहती है, अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? एमसी कहता है, अब टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बचा है, जल्दी से तुम तुम्हारी स्वॉर्ड को निकालो, तुम्हें बस छोटा सा घाव ही करना है। मिंजुकिम कहती है, मास्टर मैं सोयोन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसे बचाने का कोई और तरीका जरूर तो होगा ना। एमसी कहता है, नहीं उस पर नहीं, तुमको मेरे ऊपर अटैक करना होगा। यह सब सुनकर वह एक बार हैरान तो हो जाते
जाते हैं, लेकिन फिर मिंजुकिम मान जाती है। मिंजुकिम कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर वह अपनी स्वॉर्ड को समन करती है और अपनी स्किल एक्टिवेट करके एमसी पर स्लैश करने वाली होती है। इतने में एमसी कहता है अरे रुको, तुम्हें तुम्हारी स्किल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बिना एमसी के ऊपर ध्यान दिए वह अपनी स्वॉर्ड डांस स्किल को एक्टिवेट करके एमसी पर अटैक कर देती है। इतने बड़े कट के कारण उसके मुंह से भी खून आने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो एमसी होता है वह कॉम्बैट मोड में एंटर कर चुका होता है और वह पार्क से कहता है मैं सोयोन को स्पोर्ट टीम के पास ले जा रहा हूँ और मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। यह सब सुनकर पार्क कहता है अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम अकेला वहां पर कैसे पहुंच सकते हो, और वहां पर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट तो लग ही जाएंगी। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं एमसी बिना उनकी बातों पर ध्यान दिए फ्लैश की तरह सोयोन को लेकर गायब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एमसी के कॉम्बैट मोड में एंटर होने के कारण उसकी स्किल हाइपर बूस्ट एक्टिवेट हो गई होती है, जिसके के कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क बार बार डॉक्टर के सामने झुककर उसे थैंक्स कह रहा होता है, लेकिन डॉक्टर कहता है अरे अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो उसे ठीक होने के लिए बहुत ज्यादा दिनों का बेड रेस्ट करना पड़ता। और वह एमसी से कहता है और तुम जाने से पहले जो तुम्हारे टाके लगे हैं उनके बिल को पूरी की पूरी पेमेंट कर देना। डॉक्टर से ऐसी बातें सुन के एमसी का प्राइड हर्ट हो जाता है और वह कहता है अरे ठीक है मैं कर दूं। और वह मन ही मन सोचता है ये मेरी कैसी लाइफ हो गई है कि मुझे इन छोटे मोटे टाकों के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सोयोन का सीन दिखाया जाता है जिसके की सामने उसकी पूरी टीम खड़ी होती है और वह उसे गुस्से से देख रही होती है। फिर वह उसे डांटने लगते हैं। सोयोन बार बार उनसे माफी मांग रही होती है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़के का सीन। वह कहता है इन सब का कारण वह घटिया सूट है जो कि फटे पुराने हो गए हैं, अगर हमारे पास अच्छे गियर होते तो यह कुछ होता ही नहीं। लेकिन पार्क उसे कहता है अरे तुम पब्लिक में हो तो इसलिए तुम्हारी लैंग्वेज को संभाल कर बात करो। वह लड़का इससे गुस्से में आ जाता है और वह कहता है अरे अगर मैं कुछ गलत कहा है तो तुम मुझे बताओ। ये एसोसिएशन वाले हमें क्या समझते हैं, वे हमको अच्छे प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं प्रोवाइड करा सकते। मैंने सुना है जो हंटर्स होते हैं उनके गियर टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहते हैं और हमें देखो। यह सब सुनकर पार्क कहता है अरे अब बस भी करो। फिर अचानक उसका ध्यान मिंजुकिम की तरफ जाता है और वह ऑकवर्ड होके कहता है अरे मैं इन सब का दोष हंटर्स को नहीं दे रहा हूँ। मिंजुकिम कहती है अरे मुझे पता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर पार्क कहता है अरे सोयोन तुम आराम करो, मैं जाकर बिल के हिसाब लगाता हूँ और देखता हूँ क्या पता जो इंश्योरेंस है ऑक्यूपेशन के कारण वह क्लेम हो जाए। सोयोन कहती है क्या आपको लगता है कि एसोसिएशन वाले इसको अप्रूव कर देंगे? पार्क कहता है ऑफ कोर्स यह तो होगा ही क्योंकि ये वर्क रिलेटेड इंजरी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उन सबको ऐसे बात करते हुए देख एमसी वहां से जाने लगता है। एमसी को ऐसे जाते हुए देखकर सोयोन कहती है अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो? एमसी कहता है बस यहीं पर थोड़ी देर घूमने जा रहा हूँ। फिर एमसी बाहर जाते हुए सोचता है अच्छा सोयोन को इक्विपमेंट्स अच्छे न होने के कारण इंजरी हो गई है, अब तक सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। फिर वह अपने मन ही मन में अलग प्लान बनाने लगता है। वह कहता है अब टाइम आ गया है जो हमारा बजट है उसको एक्सपेंड कराने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हेलफायर स्किल को अनलॉक करने का क्राइटेरिया जो कि होता है उनके बजट का एक्सपेंशन कराना। एमसी कहता है इस इंसिडेंट के बाद में एसोसिएशन के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, अगर वे हमें अब भी मना करेंगे तो अब उनकी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी और अगर यह मेरे कारण अप्रूव हो गया तो मेरी सेकंड स्किल भी अनलॉक हो जाएगी और मैं इस क्लीनिंग की जॉब को बाय बाय टाटा कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सोयोन का सीन फिर से दिखाया जाता है। वह कहती है एमसी का मूड अच्छा नहीं लग रहा था, क्या उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना? पार्क कहता है मुझे लगता है वह थोड़ा गुस्से में है। फिर सोयोन कहती है क्या यह मेरे कारण तो नहीं हो गया है ना? मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ट्रबल क्रिएट कर दिया। लेकिन पार्क कहता है नहीं यह तुम्हारे कारण कुछ नहीं है। हाँ यह दिखता जरूर है कि वह इतना हार्ड बनता है बाहर से, लेकिन वह अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा है। वह अपने कॉमरेड्स को प्रायोरिटी देता है। यह सब सुनकर मिंजुकिम भी सोचने लगती है। वह सोचती है उसने अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस कर दिया अपने पार्टनर की जान बचाने के लिए, यह तो सच में नेचुरली लीडर ही है। फिर हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, वह लड़का कहता है अरे वो सब छोड़ो, क्या तुमने कुछ अजीब सा नोटिस नहीं किया एमसी में? वह कहते हैं अजीब मतलब क्या? फिर वह लड़का कहता है
अरे तुम्हें नहीं याद होगा, लेकिन उसी ने एक स्किल यूज करके तुम्हें बचाया था। मैंने क्लीनर के तौर पर ज्यादा काम तो नहीं किया है, लेकिन एक क्लीनर के पास ऐसी स्किल होना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं होता क्या? फिर पार्क मिन्जुकिम से कहता है, अगर इसी की बात हो रही है तो मिस आपको क्या लगता है एमसी के बारे में? एमसी की बात सुनते ही मिन्जुकिम के चेहरे पर रौनक आ जाती है और वह कहती है, वह अच्छा आदमी तो है लेकिन वह मेरे टाइप का नहीं है। फिर पार्क कहता है, अरे मिस, मैं उसके हंटर के तौर पर काम करने के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसका अंदाजा होते ही मिन्जुकिम बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वह बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वह कहती है, अच्छा तो तुम हंटर के तौर पर बात कर रहे हो। फिर पार्क कहता है, जो एमसी है वह क्लीनिंग स्टाफ में ज्वाइन होने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड है और इसे इतनी नॉलेज है कि वह डंजन टैक्टिक टीम्स में भी आराम से ज्वाइन हो सकता है। फिर मिन्जुकिम कहती है, क्या तुम मुझसे इनडायरेक्टली यह तो नहीं पूछ रहे कि वह स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन टीम में ट्रांसफर कर सकता है या नहीं? पार्क कहता है, यह बहुत बड़ी रिक्वेस्ट होगी, लेकिन यह सब जुनू के लिए अच्छा रहेगा। मिन्जुकिम कहती है, हाँ, वह बहुत से हंटर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्ड है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वह क्लीनिंग टीम का हिस्सा है। यह बात सुनकर पार्क और वह लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह लड़का मिन्जुकिम पर भड़क जाता है और वह कहता है, क्या हुआ अगर कोई क्लीनिंग टीम में है, वह भी एक मौका तो डिजर्व करता ही है ना? मिन्जुकिम कहती है, अरे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम मेरी बात का अलग ही मतलब निकाल रहे हो। फिर वह बताती है, भले ही मैं बी क्लास हंटर हूँ, लेकिन मैं भी यह नहीं बता सकती कि मास्टर कितने स्किल्ड हैं। उसे अपनी स्किल्स के बारे में ही ना पता हो यह तो हो ही नहीं सकता, और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी वह अगर स्ट्रेटेजी टीम को छोड़कर क्लीनिंग टीम ज्वाइन होता है तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वह एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हंटर है और वह कोई भी लीडर की पोजीशन नहीं चाहता, इसलिए वह अपनी अच्छे से आराम लाइफ जीने के लिए क्लीनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है। और यह भी हो सकता है कि उसने चूज किया हो क्लीनिंग टीम को इसीलिए कि वह अपने कॉमरेड्स के साथ काम कर सके। फिर पार्क कहता है, अगर ऐसा ही है तो मैं अब इस मैटर के बारे में और बातचीत नहीं करना चाहता। साथ में हमें दिखाया जाता है वह लड़का भी अपने आंसुएं बहा रहा होता है और वह आंसुएं बहाता हुआ कहता है, वो पागल लड़का, मुझे तो यह पता ही नहीं था कि वह हमारे बारे में इतना केयर करता है। अरे यार, इनको कौन बताए कि वह तुम्हारे बारे में नहीं, वो तो सिस्टम है जो उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वह लड़का कहता है, क्या यह मुझे ही लग रहा है कि वह यहाँ से इसीलिए गया है कि वह एसोसिएशन से सोयोन के बारे में डिस्कशन कर सके? क्या वह यह मैटर खुद के हाथों में तो नहीं लेने वाला ना? यह सब सुनते ही मिन्जुकिम परेशान होने लगती है और वह सोचती है, नहीं, वह इतना दूर तक नहीं जा सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को किसी के सामने खड़ा देखते हैं और वह आदमी एमसी से कहता है, अच्छा तो तुम कौन हो? फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जो कि कोरियन एसोसिएशन का हेड होता है, जिसका की नाम होता है मिनचियोल सू। फिर एमसी कहता है, मैं एक क्लीनर हूँ। तो दोस्तों, ये है एपिसोड 9। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे मेरी अगर वीडियो अच्छी करनी है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रोडक्ट्स का लिंक है, अगर आपको अच्छे लगे तो वह आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं जाके। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि क्लीनिंग टीम के बजट को राइज कराने के लिए आया होता है। मिनचियोल जो कि कोरियन एसोसिएशन का हेड होता है वो एमसी से कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर बजट राइज कराने के लिए आए हो, लेकिन तुम गलत आदमी के पास आ गए हो, यह सब काम मैनेजमेंट टीम का है। एमसी कहता है, किस तरह के हंटर रेड के दौरान छोटे मोटे मॉन्स्टर के साथ डील करते हैं, अगर हम सीधा बॉस को ही हरा देते हैं तो छोटे मोटे मॉन्स्टर एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर मिनचियोल कहता है, अच्छा तो तुम एक हंटर हो? एमसी कहता है, नहीं, मैं सिर्फ एक छोटा सा क्लीनर हूँ। एमसी से यह सब सुनकर मिनचियोल गुस्से से उसे कहता है, तुम जो एक पिद्दी से क्लीनर हो, अपनी टीम के बॉस भी नहीं, वो मेरे पास बजट राइज कराने के लिए आया है। एमसी बड़े ही रौब से कहता है, हाँ तुमने सही कहा। मिनचियोल कहता है, तुम लोगों को बजट राइज किस लिए चाहिए, तुम्हारा तो इतना कुछ खर्च भी नहीं होता। एमसी कहता है, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा बजट इतना कम है कि इसमें तो हमारा जो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर नहीं होते। एमसी को इस तरह बातें करते देख मिनचियोल कहता है, देखो तो आजकल के लड़कों को इन्हें तो अच्छे से बात करना भी नहीं आता। एमसी उससे कहता है,
क्या तुम्हें पता है हमारा बजट इतना भी नहीं है कि हम जो आउटडेटेड इक्विपमेंट्स हैं उन्हें रिप्लेस करके नए ले सकें। हम जो डंजन क्लीनिंग का काम है वो उन्हीं फटे पुराने इक्विपमेंट्स और सूट से कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमारे टीममेट की जान जाते जाते बची है। मिंसियोल कहता है, अरे यह कब हुआ, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता है। एमसी कहता है, शायद इसलिए क्योंकि यह अभी अभी कुछ देर पहले हुआ है। लेकिन एमसी को इस तरह बातें करते हुए देख मिंसियोल का ईगो हर्ट होने लगता है। देखो यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस बुड्ढे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। यह मुझे तो नहीं लग रहा कि इनका बजट ये बिल्कुल भी थोड़ा बहुत बढ़ा देगा। एमसी कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम क्लीनिंग टीम पर स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब के कारण हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है डंजन क्लीन करते समय। मिंसियोल कहता है, मैं इन सब के लिए माफी मांग सकता हूँ, लेकिन हेडक्वार्टर के पास अभी इतना फंड नहीं है कि वह तुम्हारा बजट राइज कर सके। देखो यार, इसके पीछे जो अलमारी में आइटम रखे हैं वह कितनी ज्यादा चमक मार रहे हैं, और यह कह रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। मिंसियोल से यह सब सुनकर एमसी के मुंह पर सातिर मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, मुझे तो यह नहीं लगता, क्योंकि तुम इस साल के बजट को संभाल रहे हो और लगभग $1 मिलियन का बजट तुम्हें असाइन किया गया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर मैं सही हूं तो इसका 70% सीधा सीधा स्ट्रेटजी और ऑपरेशन टीम के झोली में आकर गिरेगा। एमसी से यह सब सुनकर मिंसियोल हैरान हो जाता है और वह कहता है, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। एमसी कहता है, यह सब छोड़ो और तुम हमारे बजट राइज करने पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे पता है तुम इतने सारे पैसों को इतना जल्दी यूज नहीं करने वाले, और अगर करो भीगे तो इस साल के लास्ट में जो यूनियन रेड होने वाली है उसी पर करोगे। यह सब सुनकर मिंसियोल एमसी से कहता है, तुम कौन हो। एमसी कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं एक क्लीनर हूँ। वह कहता है, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, तुमको 3 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं इस पोजीशन पर। मिंसियोल कहता है, एक्चुअली 2। एमसी कहता है, हाँ 2, इसलिए अच्छे से काम करो, तुमने इसको पाने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम तो जानते ही हो कि क्लीनिंग टीम पहले से ही खराब ट्रीट करने के लिए जानी जाती है, और अगर लोगों को यह पता लग जाए कि खराब इक्विपमेंट्स के कारण वहां पर जान जाते जाते बची है तो एसोसिएशन की क्या इज्जत रह जाएगी। मिंसियोल कहता है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। एमसी कहता है, अरे नहीं, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। मिंसियोल बेमन्ने ढंग से एमसी से कहता है, ठीक है तो बताओ तुम कितने एक्सपेंशन की सोच रहे हो। एमसी कहता है, ये तो सर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर एमसी सोचता है, मुझे तो बस बजट राइज कराना है मेरी स्किल अनलॉक करने के लिए, और यह कितना भी हो सकता है। फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देख मिंसियोल उसे रोक कर कहता है, वैसे क्या तुम किसी तरह से मिंजुकिम को जानते हो। एमसी कहता है, तुम्हें उससे क्या। मिंसियोल कहता है, तो तुम उसे जानते हो। फिर वह एमसी से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वह कहते समय बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। एमसी सोचता है, यह उसे इस समय बीच में क्यों लेके आ रहा है, भाई वो तुम्हारी फील्डिंग सेट करने की सोच रहा है। नेक्स्ट सीन में वह सुयोंग को कॉल लगाकर कहता है, अभी अभी एक क्लीनर मेरे पास आया था और वह मुझे वही लग रहा था जिसकी कि तुम बात कर रहे थे, वही जिससे कि मिंजुकिम स्वॉर्डमैन स्किल सीखने के लिए कह रही थी। यह सुनकर सुयोंग हैरान हो जाता है और वह कहता है, क्या एक क्लीनर सीधा आपके पास आया था। मिंसियोल कहता है, वह एक क्लीनर नहीं लग रहा था। सुयोंग कहता है, तो फिर वह कौन है। मिंसियोल कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वह कोई ऑर्डिनरी क्लीनर नहीं था, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, शायद वह एसोसिएशन के अंदर का कोई हो सकता है। वह मेरे पास क्लीनिंग टीम के बजट राइज कराने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ इसके लिए ही यहाँ पर आया था, उसके कोई और इरादे भी हो सकते हैं। यह सुनकर सुयोंग कहता है, सर क्या आपको पक्का है कि वह क्लीनिंग टीम से नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। और उसका चेहरा एकदम खतरनाक हो जाता है और वह कहता है, हमें उसे बताना होगा कि यहाँ का असली बॉस कौन है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं पार्क किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वह सोयोन के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन नोटिस को देखकर इतना हैरान होता है। यह देखकर सोंगयोक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में कहता है, हमें कंपनसेट करने की जगह ये लोग हम पर एक्शन ले रहे हैं।
फिर वह मिंजू किम से कहता है यह ठीक नहीं है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मिंजू किम कहती है मैं भी हैरान हूँ इस सब से। फिर हमें इस एक्शन का कारण बताया जाता है क्योंकि डंजन क्लीनिंग से इन्हें इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि ये अपना खर्च निकाल सके, इसलिए सोयोन मल्टीपल जॉब करती थी जिसके कारण थकान ज्यादा होने से इसका साइट पर एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट सीन में सोंगयो गुस्से से कहता है हम जितना काम करते हैं उस हिसाब से हमें पे भी नहीं किया जाता और ये हम पर ही एक्शन ले रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो उनका साइट पर एक्सीडेंट होने के कारण पैसों का इंश्योरेंस क्लेम होता है वो भी एसोसिएशन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया होता है। फिर हमें पूरे नोटिस को दिखाया जाता है जिसमें कि मोटे मोटे तौर पर उन पर एक्शन क्यों लिया गया उसका कारण और जो उन्होंने अप्लाई किया था इंश्योरेंस क्लेम उसका रिजेक्शन दिया गया होता है। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बजट राइज करने के लिए अपील की थी वह भी रिजेक्ट कर दी गई है। भाई यार मैंने तो पहले ही बताया था कि वह बुड्ढा इनको कुछ नहीं देने वाला। इसको देखकर एमसी का मुंह बन जाता है और वह मन ही मन कहता है मिंचियोल अच्छा तो तुम इस तरह खेलने चाहते हो। एमसी को इस तरह देख सोयोन उसके पास आ जाती है और वह एमसी से कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, यह बस एक वार्निंग है और मैंने कभी क्लेम अप्रूव होने की उम्मीद भी नहीं की थी। एमसी मन ही मन सोचता है ये क्या बकवास कर रही है, मैं तो मेरी स्किल अनलॉक के लिए परेशान हूँ। भाई ये बहुत आरामी है, इसे नहीं पड़ी कोई टीम वेट विमेट की। फिर टीम के सभी लोग उसे सराहने लगते हैं। वह एमसी से कहते हैं तुमने हमारे लिए इतना सोचा और इतना किया वह ही काफी है। यह सब देखकर एमसी चिड़चिड़ा हो जाता है और वह सोचता है ये सब पागल हो गए हैं। फिर वे लोग डंजन की ओर जाने लगते हैं। एमसी सोचता है जितना भी मैं इसके बारे में सोच लूं यह कोई सेंस नहीं बनाता, मैंने तो कुछ ज्यादा की मांग भी नहीं की थी और न ही मैंने उनकी कंप्लेन की थी, तो फिर वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने में मिंजू एमसी के पास आकर कहती है यह शायद मेरे कारण हो सकता है। अरे बहन शायद नहीं, यह पक्का तेरे कारण ही हो रहा है। एमसी कहता है ये तुम क्या कह रही हो, इसका तुमसे क्या लेना देना। मिंजू कहती है एक्चुअली जब मैंने कुछ दिनों के ऑफ के लिए बॉस से रिक्वेस्ट की थी तब मैंने क्लीनिंग टीम के बारे में उन्हें बताया था, मुझे पता है वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, शायद इसी कारण से यह सब हो रहा है। यह सब सुनकर एमसी कहता है तुम्हारे बॉस का क्या नाम है। मिंजू कहती है सुयोंग ली। क्या हुआ, क्या तुम उन्हें जानते हो। एमसी सोचता है सुयोंग ली वो कुत्ता मिंचियोल की चाट कर यहाँ तक पहुँच गया है, वह इनफेमस है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए। फिर एमसी हंसते हुए कहता है वो कुत्ता फिर वह पार्क के पास जाकर कहता है बॉस मैं आज काम पर नहीं आ रहा हूँ। अचानक एमसी से यह सुनकर पार्क हैरान हो जाता है और वह कहता है क्या, बिना कोई प्री नोटिस के। फिर हमें सैमसियोंग स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि तुम लोगों की जला रहा होता है। अचानक वहां पर एक डंजन अपीयर हो जाता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर आया होता है और वह इसे देखकर हंस रहा होता है।